सर ओके देन, दैट्स ग्रेट। या तो कल हम लोगों ने कवर किया था क्रिस्टल सिस्टम को, कि क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 2D में कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 3D में कितने होते हैं, उनके एंगल्स, और हमने उनकी साइड्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कैसे होते हैं, और एक फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था कि कैसा होता है। उसमें एक चीज हमारा छूट गया था, जैसे उसमें मैं मतलब जैसे जनरल फॉर्मूला, मैं बीच में टर्म कवर किया था बट मैं फॉर्मूला ड्राइव करना भूल गया था। जैसे हमने बोला था कि जैसे 2D क्रिस्टल सिस्टम होता है, तो इसमें जो ये लैटिस का अरेंजमेंट रहता है कुछ ऐसा रहता है। तो जब अगर हम इस पर प्लेन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये इसका एक प्लेन हो जाएगा, लैटिस का प्लेन हो जाएगा। तो जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है जिसको हम डी कहते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मास्टर से बैचलर्स में, इसको इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं, है ना। प्लेनर स्पेसिंग कहते हैं इसको। तो इसका थोड़ा फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करना मैं भूल गया था। तो इसमें एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं, मैं देखे कुछ पेपर्स देख रहा था मैं आज, तो देन मुझे लगा कि हाँ ये मैं बता देता हूँ, थोड़ा इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आप पता चली जाता है कि जब हम किसी लैटिस को अरेंज करते हैं स्पेस में, तो एक क्रिस्टल में क्या होता है कि एक पीरियोडिक वे में, एक अरेंजमेंट में, सिस्टमेटिक तरीके से लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट होता है, उसके ऊपर फिर बेसिस बन के तब क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो जो उसकी स्पेसिंग रहती है वो हर एक एंगल मतलब हर एक डायरेक्शन में सेम रहती है। तो जो इनके जो दो प्लेन की स्पेसिंग हो, जैसे एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, तो इनकी जो बीच की स्पेसिंग जिसको हम डी कहते हैं, इसको हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। और इसका हमने जनरल फॉर्मूला अगर देखें तो हम इसको ऐसे के लिखते हैं कि 1/d² इसमें, उसके बाद लिखते हैं h² प्लस के h/a² प्लस k² प्लस L² / C²। इसमें ABC क्या होता है, हमारे जो प्रिमिटिव वेक्टर पॉइंट होते हैं, और HK हमारे मिलर इंडाइसेस होते हैं। बट ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, बट क्वेश्चंस ऐसे के नहीं आएगा, थोड़ा ट्रिक वे में आएगा। तो जो ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला है, ये जो हमने क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा, जो मैंने कल बताया था कि CTO मरकर है MTRH, तो इन क्रिस्टल सिस्टम के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग का जो ये फॉर्मूला है वेरी करता रहता है। अब इसमें वेरी कैसे करेगा, जैसे मैंने आपको कल CTO में बताया था कि CTO में हम एक जनरल टर्म कैसे के याद करते हैं, कि हमने कहा हम CTO MTRH, मतलब C फॉर क्यूबिक हो गया। तो हमने बोला था कि इसमें हमको जो साइड्स का जानने के लिए हमें जनरल याद रखना है कि हम ऊपर 0 फर्स्ट सेकंड में 0 1 लिखेंगे, नीचे भी 0 1 ऐसे के लिखेंगे, और बीच के टर्म में 2 2 2 कर देंगे। ये हमें बताएगा कि हमारी साइड बराबर है नहीं है। तो जैसे 0 है तो इसमें ये हो जाएगा A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। इसमें 1 है तो A इज इक्वल टू B रहेगा, बट B इज नॉट इक्वल टू C रहेगा। तो 1 है मीन्स एक इक्वल टू क्रॉस हो जाएगा, नॉट इक्वल टू होगा। 2 है तो दोनों के दोनों जो इक्वल टू है वो नॉट इक्वल टू हो जाएंगे। सिमिलरली M में भी सेम रहेगा, E के अंदर भी सेम रहेगा, क्योंकि 2 है तो दोनों नॉट इक्वल टू रहेंगे, मींस A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। रोम्बोहेड्रल में हमारा 0 है, मींस इसमें सेम रहेगा, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। एंड जो आपका हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में आपका एक है तो मींस रहेगा A इज नॉट इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B और B इज नॉट इक्वल टू C। तो इस जो ये साइड है, इसी के बेसिस में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो चेंज होता है और या नहीं होता। अब आता है पहला टर्म, अगर सिंपल क्यूबिक के केस में या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, तो उसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है हमारी, कि हम बोलते हैं साइड जो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है वो एक दूसरे के इक्वल रहता है। जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला तब हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/d² इज इक्वल टू, क्योंकि ABC सेम है तो ये सीधे हो जाएगा H² प्लस K² प्लस L² बाई A का स्क्वायर। ये सिंपल क्यूबिक, क्योंकि मैंने अभी जो बताया, यहाँ पे आप फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है 1/d² H/A² प्लस K² अपन B² प्लस L² अपन C²। अगर A B C बराबर हो जाएंगे तो आपका बेस इक्वल है, तो सीधे सीधे बाई में आ जाएगा, तो सीधे सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा H² प्लस K² प्लस L² अपॉन A का स्क्वायर। ये हो जाएगा सिंपल क्यूबिक के टर्म में इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला। ठीक है। और एक चीज और है कि मैं आपको डेरिवेशंस नहीं सॉल्व करके बता रहा हूँ, मैं आपको जैसे कल मुझे डाउट आ रहा था, जैसे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कहीं पे, मैंने जैसे BCC में √3a लिया था और FCC में मैंने √2a लिया था। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, एक्चुअल में एक पाइथागोरस थ्योरम से होता है, ये तो बेसिक है, आप कैसे भी ले सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि हम जब बॉडी डायगोनल ले रहे थे BCC के केस में, तो क्रिस्टल कुछ ऐसा था, हमने कहा था कि हम बॉडी डायगोनल ले रहे हैं। तो ये क्रिस्टल था और हमारा एटम बीच का लेते हैं हम, जो कंजिक्यूटिव एटम एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जैसे ये चिपका है, तो हम उसी एटम को लेते हैं जो एक दूसरे से चिपका है, तो इसलिए हम बॉडी डायगोनल बनाते हैं। तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, इस पॉइंट जो A पॉइंट है, यहाँ पे सपोज ये B पॉइंट था, ये C पॉइंट था, ये D पॉइंट था, और ये E था और ये F था, तो हम F पॉइंट का बॉडी डायगोनल ले रहे थे इस पॉइंट पे। ठीक है ना।
इस पॉइंट पे लेने के लिए हमको ये वाली साइड जो हमने डायगोनल खींची ये निकालनी थी। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको पहले ए टू जो ई पॉइंट है इसमें भी एक वो खींचना पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे, इससे इस साइड को खींचने के लिए। तो ये इसके लिए ए बी बी ई और ए ई क्या हो जाएगा, इसके लिए हाइपोटेनियस हो जाएगा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या बताएगा कि ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए ई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो साइड है ये ए है क्योंकि क्यूबिक है, तो ए साइड है, तो ये सीधे सीधे यहाँ पे हो जाता था 2a² हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू आनी थी 2a²। अब हमारे पास ये साइड ए है, हमको ये वाली साइड निकालनी है, तो ये हाइपोटेनियस है। हमको नीचे का फॉर्मूला मिल गया 2a² प्लस हमारे पास ए स्क्वायर ये भी हो जाएगा, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 3a²। तो अगर हम इसको वैल्यू करेंगे तो ये √3a मिल रही थी हमें, क्योंकि ये जब ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट चेंज होगा तो अंडर √3 हो जाएगा और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर कट के 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बीसीसी के केस में ऐसे आ रही थी। और एफसीसी के केस में तो सिंपल है, एफसीसी में क्योंकि हमारा फ्रंट क्रिस्टल रहता है, हमारा जो पैटर्न रहता है वो 3D का कुछ ऐसा रहता है, और हमें फेज सेंटर निकाल, तो एक एटम हमारा ये है, एक एटम हमारा ये है, तो हम सीधे फेज डायगोनल निकाल देते हैं। मतलब जैसे अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हम इसको यहाँ पे खींच लेंगे सीधे। हमें निकालना था ए बी सी डी, तो हमने यहाँ से यहाँ डायगोनल खींचा, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। ये हमारी साइड ए रहती है, क्यूब है तो सारी साइडें बराबर होंगी। ठीक है, तो हमको ये निकालना था, हम सीधे निकाल सकते थे कि डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता था आपका डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक 2a² हो जाएगा। 2a², और जब ए बी का हम स्क्वायर चेंज करेंगे तो अंडर √2a आ जाएगा। इसलिए बीसीसी के केस में ये आ रहा था √2a, और एफसीसी बीसीसी के केस में आ रहा था √3a, और एफसीसी के केस में आ रहा था √2a। तो ये ऐसे के निकल रहा है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको वैल्यूज बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एट द लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन है उसका तो काम आएगा नहीं एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूला का आएगा, तो इसलिए मैं फॉर्मूला ड्राइव करके बता रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एससी का आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग बता दी, और ये आपको समझ में आ गया 3 और 2a कैसा है, ये सिंपल मैथमेटिक्स थी। सही है, नो? सर ये मुझे आ आ गया ना गया समझ सर। में? तो इसमें, हाँ, इसमें घबराने की बात नहीं कि ये सर ने लिखा कैसे, √3a कैसा है या √2a कैसा है, वो मैंने दिखा दिया कि आपको कैसे के निकालना है। ठीक है, अब ये मैंने सिंपल क्यूबिक का बताया, मैं एक दो क्वेश्चन आपको बेसिक बताऊंगा, और एक दो क्वेश्चन आप अपने माइंड से भी सोच के कर सकते हैं। तो एग्जाम में आएगा, बहुत सिंपल है आपका, विद इन 10 to 15 सेकंड के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं ऐसे बताऊंगा आपको। ये सिंपल क्यूबिक का बता दिया। अब दूसरा क्रिस्टल सिस्टम, इसमें 2-3 क्रिस्टल सिस्टम हम ज्यादा करते हैं। जैसे एक आता है ऑर्थोरहॉम्बिक का, ऑर्थोहॉम्बिक का, ऑर्थोहॉम्बिक के केस में हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ अभी बनाया था कि ये जो ऑर्थोहॉम्बिक के केस में क्या है, ओ के केस में क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मीन्स तीनों जो साइडें हैं वो अलग अलग। तो सीधे सीधे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्चुअल होता है ऑर्थोहॉम्बिक के केस में ये रहेगा, 1/d² इज इक्वल टू हो जाएगा h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b² और l² अपॉन c²। तो ऑर्थोहॉम्बिक के केस में, क्योंकि ए बी सी अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे टेट्रागोनल था, तो एमटी में टेट्रागोनल सेकंड आता है, तो उसमें एक साइड बराबर नहीं रहती टेट्रागोनल में। टेट्रा में एक साइड मीन्स होता है ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है। तो इसी केस में जो हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग हो जाएगी वो हो जाएगी h² प्लस k² बाई a², क्योंकि एक साइड तो बराबर है, ए या बी कोई सी वैल्यू रख लो, प्लस एक बच गया आपका l² बाई c²। तो ये हो जाएगा टेट्रागोनल के केस में। ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं। बस मैंने आपको हर समय बताया क्रिस्टल सिस्टम में एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन होता है आपका हेक्सागोनल के केस में। जैसे वहां पे 4 एक्सेस होती हैं, वहां पे एंगल्स का मैंने बताया 120 डिग्री का एंगल होता है। सिर्फ हेक्सागोनल के केस में आपका जो ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। उसका फॉर्मूला होता है आपका 1/d² इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाता है 4/3। ठीक है, अंदर रहेगा आपका h² प्लस hk प्लस k² बाई a², क्योंकि इसमें भी एक ही एंगल a इज इक्वल टू बी होता है बट b इज नॉट इक्वल टू सी होता है। इसमें a इज इक्वल टू बी होता है बट b इज नॉट इक्वल टू सी होता है। तो ये एक होगा, प्लस आपका एक बच गया l² अपॉन c²। तो ये होता है इसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम या हेक्सागोनल लैटिस के टर्म में। तो ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी आप ये एंगल जो 012 मैंने फॉर्मूला बताया, इससे आप साइड का निकाल के आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग में फॉर्मूला कैसे वेरी होंगे, क्योंकि जो जहां बराबर होगा तो साइडें बराबर हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक वो फॉर्मूले में आप वैल्यू रख के उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब देखिए इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे सपोज कोई क्वेश्चन होगा आपका, जैसे वो बोलेगा कि अब हम बात कर रहे हैं लैटिस की, तो लैटिस में जब मिलर इंडाइसेस आएंगे तो प्लेन्स ऑटोमेटिक रहेंगे, क्योंकि प्लेन के ऊपर ही एटम अरेंजमेंट है। जैसे मैंने बताया कि ये लैटिस पॉइंट है, तो इसके ऊपर एटम आता है, ठीक है, एटम इसके ऊपर रख के तब एक क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। लैटिस पॉइंट है, इसके ऊपर एटम आते हैं और तब जाके क्रिस्टल बनता है। तो जब अगर हम इसमें एक सीधी लाइन खींचते हैं तो ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया। अब एक प्लेन दूसरे प्लेन का क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो इसके बीच की वैल्यू को हमने डी से डिनोट किया, जिसको हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं। तो अब क्या होगा कि जब भी हम बात करेंगे कि टू कंसेक्यूटिव प्लेन, तो आपको समझ जाना है कि क्रिस्टल सिस्टम के अंदर दो प्लेन्स की बात हो रही है जो एक दूसरे के पैरेलल है। कंसेक्यूटिव मींस एक दूसरे के जो पैरेलल प्लेन होंगे उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बात हो गई कि जैसे क्वेश्चंस आपका ऐसा आ सकता है, सपोज कि कोई टू कंसेक्यूटिव प्लेन है, टू कंसेक्यूटिव प्लेन है, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके अगर प्लेन के मिरर इंडाइसेस दिए होंगे, ऐसे सपोज दे रखा होगा, मिरर इंडाइसेस लेते 101 सपोज फॉर नाउ, कि कोई टू कंसेक्यूटिव प्लेन्स हैं और उसके ब्रैकेट में दे रखे होंगे 010, तो आपको खुद समझ जाना है कि 101 क्या है, मिलर इंडाइसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें ये लिखा नहीं होगा कि इसके मिलर इंडाइसेस, बस ये लिखेगा टू कंसेक्यूटिव प्लेन ब्रैकेट में 010, तो आपको समझ जाना है ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो ये किसकी बात कर रहा है, मिलर इंडाइसेस की बात कर रहा है। और ये अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये ऑटोमेटिक बात है, प्लेन्स की बात हो रही है यहाँ पे। अगर इसमें अगर ये वाला ब्रैकेट लगा रहता तो आप बात करते कि सर ये डायरेक्शन मिलर इंडाइसेस की बात हो रही है, बट यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है तो ऑटोमेटिक प्लेन्स का समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव प्लेन्स इन ए क्यूबिक क्रिस्टल, इन ए क्यूबिक क्रिस्टल, इन अ क्यूबिक क्रिस्टल, सर YST क्रिस्टल इज 2 एंगस्ट्रॉन, 2 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। वो बोल रहा है कि कोई दो प्लेन है जिसके मिलर इंडाइसेस दे रखे 101, और वो एक क्यूबिक क्रिस्टल है और उसके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब ये 2 एंगस्ट्रॉन क्या है, इसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। तो बोलेगा फाइंड द लैटिस पैरामीटर, तो इसका लैटिस पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर मतलब ये ए को फाइंड आउट करने को कह रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको आंसर में कुछ नहीं करना, ये एक 15 सेकंड के अंदर वाला काम है। आपको डी दे रखा है, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, ठीक है। आपको मिलर इंडाइसेस एच की वैल्यू आपकी 1 हो गई, के की वैल्यू आपकी 0 हो गई और एल की वैल्यू आपकी 1 हो गई। अब आपको सीधे इंटरप्लेनर की क्यूबिक का आपको पता है कि फॉर्मूला होता है 1/d² इज इक्वल टू h² प्लस k² प्लस l² बाई a²। अब a² की वैल्यू निकालनी है, आप a² को यहाँ डाल देंगे तो d² यहाँ चला, ये d² इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की है 1² प्लस 0 का 0, अगला के की एल की वैल्यू है 1² बाई डी a² ऐसे रहेगा, उधर आपका d² की वैल्यू कितनी है 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर। अब सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 × 4 इज इक्वल टू 8, तो इज इक्वल टू a²। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2√2, राइट। तो इतने जल्दी आप एकदम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि लैटिस पैरामीटर कैसे निकालेंगे, तो उसका आंसर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। ऐसे ही आपको अलग अलग क्वेश्चंस कुछ थोड़ा ट्रिकी वे में भी आ सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप अगर कोई आपको 111 दे देता, लैटिस प्लेन अगर 0 की जगह पे 1 होता, तब भी आप यहाँ वैल्यू रखते तो ये कुछ आ जाती 3, 3 × 2 4 हो जाता, 4 3 12 और इसका रूट निकल जाता, ठीक है। तो मिलर इंडाइसेस से कोई वैल्यू कर सकते हो, 001 भी दे सकते हैं, 111 भी दे सकते हैं, 210 दे सकते हैं, 301 दे सकते हैं। तो आपको उसमें सीधे वैल्यूज रखनी है, और उसमें अगर क्रिस्टल लिखा होगा क्यूबिक तो आपको क्यूबिक का निकालना है, हेक्सागोनल का तो हेक्सागोनल का निकालना है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, जैसे बोलेंगे कि कोई टेट्रागोनल क्रिस्टल है, उसका लैटिस पैरामीटर दे देंगे कि वो ए बी, ऐसे भी दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि कोई टेट्रागोनल क्रिस्टल है, ठीक है, टेट्रागोनल क्रिस्टल है, उसका जो लैटिस पैरामीटर है, यहाँ पे उसने लैटिस पैरामीटर दे दिया, एक ए इज इक्वल टू बी ऐसे करके दे देगा, उसकी वैल्यू कुछ दे देगा कि उसकी वैल्यू सपोज है दे देगा 2.3 है, सपोज 3 एंगस्ट्रॉन है, और उसके तीसरे वाले लेटिस पैरामीटर सी की वैल्यू दे देगा, और कुछ सपोज दे देगा 1.5 एंगस्ट्रॉन, ऐसे भी दे देगा। अब वो बोलेगा कि इसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी निकालो, डी निकालो, जबकि जो उसके जो कंसेक्यूटिव प्लेन्स हैं उसके मिलर इंडाइसेस कुछ भी दे देगा, वो सपोज दे देगा 101, अभी हम सेम केस लेते हैं। तो अब आपके इस केस में डी निकालना है, आपके पास ए बी सी दे रखा है और आपके पास एच के एल की वैल्यू भी है। अब आपको टेट्रागोनल का निकालना है, क्योंकि टेट्रागोनल सेकंड नंबर पे आता है, तो उसमें हम 0 1 से मतलब इसमें एक साइड बराबर नहीं होगी, तो हमें इसकी कंडीशन पता है कि ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है। तो इसका सीधे फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/d² इज इक्वल टू h² प्लस k² अपॉन a² प्लस l² अपॉन c²।
अब आपके पास सी की वैल्यू है तो आप सीधे सीधे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालनी है तो आपका 1/d² ऐसे हो जाएगी वैल्यू। अब एच की वैल्यू आपकी है 1² प्लस के की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 2.3, तो ये हो जाएगा 2.3 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास एल की वैल्यू अगेन 1 है क्योंकि एल की वैल्यू मिलर इंडेक्स 010 प्लेन है, 101 प्लेन है तो लास्ट वैल्यू 1 है एल की। और आपके पास सी की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 1.5 आई थिंक, कितना लिखा था मैंने 1.5 लिखा था ना। तो आप 1.5 ये वाली वैल्यू सी की जगह पुट कर देंगे और आप इसको सॉल्व करने के बाद फिर डी स्क्वायर चेंज करके इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व आउट होते हैं। मतलब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन अगर आ गए तो आपके मार्क्स आपके कवर हो सकते हैं इसमें। और ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, जैसे फिर ऐसे भी आ सकता है कोई लैटिस है उसके यूनिट वेक्टर दे रखे होंगे कि सपोज का यूनिट वेक्टर है कि ए आई इज इक्वल टू ए आई कैप, A2 इज इक्वल टू A/2, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। तो उसमें उसको घबराने, अगर उसने ऐसे दे रखा कि आपका ए ए वेक्टर की वैल्यू है AI कैप सपोज, ऐसे ही उसको देगा कोई दूसरा वेक्टर है A2 उसकी वैल्यू हो गई सपोज वो देगा कि A/2 I कैप प्लस कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे कुछ और दे देगा सपोज देगा √2/2 A J कैप। और ठीक है, अब वो उसके बाद बताएगा कि एक और तीसरा वेक्टर है उसकी वैल्यू है खाली K कैप। ठीक है, अब आपको इसमें घबराना नहीं है कि ये नया चीज क्या आ गई, पूछेगा उसमें वही लास्ट में कि आपको इसका क्या निकालना है, इसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, देखिए जो हमने अभी तक डिस्कस किया, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, हम एक्सेस प्लॉट करते हैं तो ये हमारे एक्सेस डायरेक्शन को डिनोट करता है XYG कि किस डायरेक्शन में हमारा लेटिस पॉइंट है। और जब हम इसको इस साइड को करते हैं तो सपोज एक्स एक्सिस में हम लिखते हैं ए वेक्टर, A1 वेक्टर इस केस में, तो ये इसकी डायरेक्शन को और ये जो यहाँ से यहाँ तक का है ये इसकी डिस्टेंस को शो करता है, मतलब पोजीशन बताता है कितनी। ऐसे ही ऊपर की डायरेक्शन में सपोज A2 वेक्टर इन केस में और जी डायरेक्शन की ओर में है आपका A3 वेक्टर। तो हमेशा याद रखना कि इसमें क्या होता है, जब भी पहले हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा किसी तीनों वेक्टर का, मतलब पहले हमें A1 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मतलब हमने क्या बताया, एक डायरेक्शन ऑपरेटर दिखा रहा है कि एक्स डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, A1 वेक्टर है, A2 वेक्टर है आपका वाई डायरेक्शन में और A3 वेक्टर है जेड डायरेक्शन। तो उसमें सीधे कुछ नहीं होगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट उसका हो जाएगा जो भी उसकी वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड निकालने, इसकी है ए आई कैप, इसकी वैल्यू थी AI कैप, तो सीधे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा कि A² और इसका हटके ए आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट होता है और दोनों वैल्यू का स्क्वायर करके हम समेशन करते हैं, बट वैल्यू एक है। वहां पे A1 में सिर्फ वैल्यू AI थी, J कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए सिर्फ AI बचेगी। तो आई की वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, आई की आगे की फ्रंट की वैल्यू लेते हैं तो ए हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर रूट निकलेगा तो इसका मॉड कितना निकल जाएगा, ए निकल, तब हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी किसकी, हमारा पैरामीटर की, वहां से वहां तक की डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप उसको प्लॉट करके आंसर निकाल सकते हो। कई जगहों पे इस केस में पूछेगा, बट आपको वहां पे ये नहीं सोचना कि ये एक एक वेक्टर क्या आ गया, A2 वेक्टर क्या आ गया, A3 वेक्टर क्या आ गया, ये उसकी जगह बता रहा है कि किस डायरेक्शन को है और उसका क्या बता रहा है, पोजिशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कोई लिख देगा हेक्सागोनल का आ सकता है तो आप हेक्सागोनल का फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं, ऑर्थोरॉम्बिक का आ सकता है तो ऑर्थोरॉम्बिक का भी कर सकते हैं। बस आपको हेक्सागोनल का फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है, बाकी का फॉर्मूला आप उस जो मैंने कल आपको रूल बताया था कि CTO मत रहे और 0 1 2 2 2 0 1 वाले मेथड से आप ABC की साइड पता कर सकते हैं कौन इक्वल टू रहेगा कौन नहीं रहेगा, और आप एकदम से फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है ना, बाकी ऐसे आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे कि कोई सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है उसका लेटिस कांस्टेंट 2A है, और अगर वो उसको मैं, हाँ एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जिसमें दिमाग में आ रहा है, कोई सपोज SC सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है, उसका लेटिस पैरामीटर दे रखा होगा कि उसका लेटिस पैरामीटर सपोज है 2 एंगस्ट्रॉन या सपोज 4 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, 4 एंगस्ट्रॉन है और वो किसी एक टेम्परेचर चेंज में, कब टेम्परेचर हम क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसकी क्या होती है, सिमिट्री में चेंज आता है। तो क्या होता है कि जब हम हीटअप करेंगे तो जैसे हम पानी को हीटअप करते हैं तो पानी बॉयल होता है, या हम किसी जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन को गर्म करते तो फैलती है ना, तो शेप में चेंज आता है। तो जब हम किसी भी क्रिस्टल को हीट अप करते हैं तो उसकी भी सिमिट्री में चेंज आएगा, मतलब जो उसके अंदर के एटम है उसे एनर्जी मिलेगी तो या फैलेंगे या वाइब्रेशन करेंगे, तो उनकी जो सिमिट्री है क्रिस्टल की सिमिट्री उसमें डिफॉर्मेशन आएगा। मतलब वो अगर कोई सिंपल क्यूबिक है वो चेंज होकर टेट्रागोनल हो सकता है, मोनोक्लिनिक हो सकता है, वो डिपेंड करता है हाउ मच टेम्परेचर अप्लाई, और वो जो पर्टिकुलर क्रिस्टल है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जा सकता है या नहीं। तो ऐसे भी आ सकता है कि कोई सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है उसका लेटिस क्वार्टर सपोज 4 एंगस्ट्रॉन है और वो एक टेम्परेचर चेंज के अंदर सिंपल क्यूबिक से कौन से क्रिस्टल में चेंज हो रहा है, टेट्रागोनल में चेंज हो रहा है, सपोज टेट्रागोनल।
में चेंज हो रहा है, ठीक है। और उसका जो जब टेट्रागोनल में चेंज हो रहा है तो उसका दिया होगा कि उसके जो लैटिस पैरामीटर है वो ये चेंज हो जा रही है कि A1, और जो उसकी B1 जो लैटिस पैरामीटर है उसकी वैल्यू हो जा रही है सपोज ऐसा लिख देगा कि 2A हो जा रही है, और जो उसकी तीसरा पैरामीटर है C पैरामीटर उसकी वैल्यू हो जा रही है 2A, ठीक है। एक की रूट 2A हो रही है, एक 2A हो रही है। तो उसने बोला कि अब इसका क्या निकालना है कि आप ये भी पूछ सकता है कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी निकाल दो इन केस ऑफ टेट्रागोनल क्रिस्टल के उसमें, ठीक है। या वो ये भी पूछ सकता है कि इसका लेटिस ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालो सिंपल क्यूबिक के केस में। तो आपके पास दोनों वैल्यू है, और उसने दिया भी होगा कि उस दो कंसेक्यूटिव प्लेन जो प्लेन की वैल्यू भी दे रखी होगी कि वो क्या बोलेगा, द रेशियो ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालो, आपको दे देगा। सपोज अभी हम 101 प्लेन ही ले रहे हैं, तो सपोज वो बोलेगा कि जो प्लेन है उसकी स्पेसिंग, वो उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालनी है आपको, और उस प्लेन का जो मिलर इंडाइसेस है वो भी दिया होगा 101। तो आप निकाल सकते हैं। अगर सिंपल क्यूबिक का पूछेगा तो आप सीधे कर दोगे कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, एच की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस के की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाई ए की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने यहाँ पे 4 एंगस्ट्रॉन, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर ये आएगा सिंपल क्यूबिक के केस में डी एच के एल स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल क्यूबिक केस में निकाल, तो इसकी वैल्यू निकाल दो कितनी हो रही है 2 2 ये 4 4 16 हो जाएगी, 2/16 इज इक्वल टू 1/8। तो डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी √8 मीन्स आ जाएगा 2√2, ठीक है। अगर सेम चीज आप टेट्रागोनल के केस में निकालेंगे, टेट्रागोनल के तो हमारे पास फॉर्मूला क्या जाता है 1/d स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्योंकि इसमें दो साइड बराबर रहती है तो ए स्क्वायर लिख देंगे प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास 1/d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू तो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी हो रही थी यहाँ क्वेश्चन में √2a, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी √2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे एल की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन सी की वैल्यू दे रखी थी 2 आई थिंक, सी की वैल्यू है कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू देखिए 2a, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2a का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई थिंक 1 अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4a स्क्वायर, कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना। अब उसके बाद यहाँ पर से आप इसको 1/d स्क्वायर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1/2 को अगर बाहर ले लेंगे तो बचेगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/2a स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ ऐसी बचेगी, आप इसको सॉल्व कर देंगे और फिर जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी टेट्रागोनल में। और हाँ, उसमें कई बार आपको ये भी पूछेगा, सपोज इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया कि क्वेश्चन उसने इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालने को नहीं पूछा, बट आपको इसमें निकालना, अगर वो बोलेगा कि मुझे क्या करो कि सिंपल क्यूबिक का जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी की वैल्यू आएगी और जो टेट्रागोनल के डी की इंटरस्पेसिंग की वैल्यू आएगी उसका रेशियो बताओ, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल क्यूबिक का इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिवाइडेड बाय आपका टेट्रागोनल का इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इनका डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास रेशियो आ जाएगा। तो कई बार ऐसे ही पूछ सकता है, तो क्वेश्चंस कैसे ही पूछ सकता है, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला कौन सा रखना है। और अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा उस केस में तो आप उस जो मेथड मैंने बताया था सीटीओ मत रह करके वहां से भी इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें एकदम से घबराना नहीं है कि अगर क्वेश्चन बड़ा आ गया तो कहीं इसका बड़ा तरीके का आंसर नहीं होगा, बहुत सिंपल तरीके से आंसर होता है। बस आपको वैल्यूज पे नजर रखनी है, क्या पूछ रखा है, मुझे कौन सी वैल्यू दे रखी है, मुझे इसे कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती है, दो प्लेन के बीच की कंसेक्यूटिव डिस्टेंस को हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। अब हमारा जो अब टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब हम एक्सरे में आते हैं, क्योंकि एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब आप लोगों ने कभी सुना होगा, जैसे एक्सरे तो हर किसी के माइंड में होगा, कोई भी होगा, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से आर्ट में, हमने कभी ना कभी जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम अपनी खुद बॉडी का कई बार एक्सरे कराते हैं, जैसे कभी हाथ पे चोट लग गई या पैर पे चोट लग गई तो एक्सरे हम करवाते हैं ना अपने हाथ का, तो क्या बताते हैं हमें, जब हम एक्सरे निकालते हैं तो हमारी हड्डियों का स्ट्रक्चर बताता है, हमारा हड्डी कैसे, हाथ का या पाँव का जो भी है वो बताता है। तो एक्सआरडी क्या होती है, एक्सरे क्या करता है, एक्सरे क्या करता है, किसी भी चीज का क्या करता है, वो पैटर्न बताता है, स्ट्रक्चर बताता है कि मूल स्ट्रक्चर कैसा है। ये सिर्फ हमारे वाले केस में नहीं है, अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा है वो भी हम एक्सआरडी के थ्रू पता करते हैं, उसको एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड कहते हैं। तो जैसे क्या होता है, अगर हम किसी क्रिस्टल का करें तो हमें कुछ एक्सरे में, जैसे हमें अपनी बॉडी में तो हमारी हड्डियां दिखती हैं, तो ऐसे जब हम किसी क्रिस्टल का करते हैं तो हमें कुछ ऐसे ऐसे पीक दिखते हैं एक्सरे में, कुछ ऐसे ऐसे पीक आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, उस पर्टिकुलर क्रिस्टल या उस पर्टिकुलर जो भी मटेरियल होगा उसका एक्सआरडी पैटर्न बताता है, और ये पीक
जो इंटेंसिटी पीक है ये दिखाती है उसके अलग अलग, मतलब किस टाइप का मटेरियल है, ऑर्थोहोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है। तो ये सब मिरर, इसमें मिरर इंडाइसेस का भी यूज होता है, और एक्चुअल में जो इंटेंसिटी होती है ये एक्सरे के थ्रू आती है। कि कहाँ पे, जहाँ पे ब्राइट होगा तो वहां पे पीक ज्यादा होगी, जहाँ पे डार्क होगा तो वहां पे इंटेंसिटी घट जाएगी, मीन्स पीक डाउन हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसा हमारा क्रिस्टल का हमें एक्सआरडी पैटर्न मिलता है। तो एक्सरे क्या होती है? एक्चुअल में हम एक्सरे यूज क्यों करते हैं, हम गामा रेज यूज क्यों नहीं करते, या हम यूवी रेज यूज क्यों नहीं करते, या आईआर मतलब इंफ्रारेड क्यों नहीं करते? ये सब डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ के ऊपर। किसी भी वेव की वेवलेंथ के ऊपर कोई भी रे है, चाहे हम गामा की बात कर रहे हैं, एक्सआरडी की बात कर रहे हैं, यूवी की बात कर रहे हैं, आईआर की बात कर रहे हैं, या विजिबल लाइट की। ठीक है। तो एक्चुअल में जो ये रेज होती हैं ये क्या होती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये जितनी भी वेव का मैंने नाम लिया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और इनकी क्या होती है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। एक इसकी क्या होती है? वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ हमेशा हम किस में नापते हैं? मेजरमेंट उसकी यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉन में उसको नापते हैं कि कितने एंगस्ट्रॉन की है। तो क्या होती है, जो गामा रेज होती है वो बहुत छोटी रेज होती है। तो क्या होगा कि अगर वो हम किसी मैटर पे डालेंगे, सपोज ये मैटर है, हमने यहाँ से एक्स गामा रे डाल दी, तो गामा रे की वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि वो सीधे इसको पार कर जाएगा। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जो मैटर है उसमें भी कहीं ना कहीं स्पेस रहता है, कोई ना कोई जगह रहती है, तो वो इतनी माइनर होती है कि वो सीधे उसको आर पार करके चली जाएगी। और जो एक्सरे होती है उसका हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो ना उतनी कम होती है ना उतनी ज्यादा होती है, मतलब जो ये डिफ्रैक्शन होता है ये क्या करता है एक्चुअल में? ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग पे ही काम करता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे काम करता है, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है इस पे काम करता है। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी एक्सरे को किसी एटम पर डालते हैं, तो क्या होता है एक्चुअल में? हम एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम के अंदर एटम किससे बना रहता है? एटम इलेक्ट्रॉन से बना रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं उसके अंदर। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है ना? तो जब भी कोई एक रे मतलब इंसिडेंट करेंगे किसी क्रिस्टल के ऊपर या उसके एटम के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर क्या होगा? एनर्जी पड़ेगी तो चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर तो घूमते रहते हैं सेल में। तो जब इस एटम पे, जब हम एटम पे डालेंगे तो कहीं ना कहीं किसी इलेक्ट्रॉन पे पड़ रहा होगा ना वो बीम। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो जब क्या होता है उसको ये रेस के थ्रू चार्ज मिलता है, तो क्या करेगा? वाइब्रेशन करने लग जाएगा, वो एक अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा और कुछ चीज रिफ्लेक्ट करेगा एनर्जी। तो क्या करता है कि वहां पे क्या करता है? डिफ्लेक्ट कर देता है एनर्जी को। क्योंकि वो एक चार्ज पार्टिकल है, तो जब भी चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं और अगर उसके ऊपर कुछ चीज पड़ गई तो रेडिएट भी करेंगे, मैं इमिट करता है इलेक्ट्रॉन। जैसे जब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उस पर एनर्जी आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन अपर लेवल में जंप कर जाता है। उसके बाद जब एनर्जी इमिट करता है तो फिर वो अपनी लोअर लेवल में वापस आ जाता है। तो ये उसकी वाइब्रेशन स्टेट के कारण होता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हम एक्सरे की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा, जब इनने क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करी तो उसमें एक थे ब्रैग, जो एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करी तो उन्होंने देखा कि यार क्रिस्टल में क्या हो रहा है, कि हमने अभी सिमेट्री पढ़ी, लैटिस पढ़ा, बेस क्या होता है, हमने प्लेन्स पढ़े क्या होता है, डायरेक्शनल पढ़ा कि डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शनल पढ़ा हमने, फ्लैट में पढ़ा, 3D में पढ़ा। तो उन्होंने जब स्टडी करी तो उन्होंने कहा इसमें नंबर्स ऑफ प्लेन्स होते हैं। जब हम एक स्ट्रक्चर को लेते हैं तो इसमें तो नंबर्स ऑफ प्लेन निकल सकते हैं ना। जैसे ये लैटिस है, तो अगर हम इस लैटिस में प्लेन को ड्राइव करें, तो प्लेन क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडी, एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो पैरेलल क्या होता है? एक प्लेन अगर मैं ये खींचूं, ये प्लेन है, तो ये प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर मैं प्लेन ऐसे में खींचूं, तो ये प्लेन भी एक दूसरे के पैरेलल है ना? और अगर मैं डायगोनल प्लेन खींचूं, ऐसे 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 ऐसे, तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर मैं अपोज दूसरी डायरेक्शन में खींचूं प्लेन, अगर ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें नंबर्स ऑफ प्लेन्स आ रहे हैं, तो ये सब एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हम एक्सरे के ब्रैग लॉ की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारा है। तो ब्रैग ने ये जो अपना लॉ दिया था ये क्या बताता है? कि वो क्या कहता है कि जब भी कोई क्रिस्टल लैटिस होता है, ये कोई क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, तो इसमें सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट पे हमारे लैटिस पॉइंट होंगे जिसके ऊपर हमारा एटम, मॉलिक्यूल या आयन सिचुएटेड होगा, जो एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जब लैटिस है, तो अगर इसमें हम लैटिस, ये इसका लैटिस प्लेन हो गया, तो उसने क्या कहा करा कि जब इंसिडेंट एक्सरे को किसी एटम पे डाला, तो क्या देखा उसने कि वो क्या कर रहा है? डिफ्रेक्ट कर रहा है एक्सरे को। ए- ठीक है, जब इसमें इंसिडेंट करा एक्सरे तो क्या हो रही थी? एक सर्टेन एंगल पे डिफ्रेक्ट हो रही थी। तो उसने यहाँ पे क्या करा कि सपोज जो इंसिडेंट का एंगल था, उसने एक थीटा एंगल पे एक्सरे बीम को इंसिडेंट किया। तो उसने देखा कि देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब किसी क्रिस्टल में एटम का मतलब कि अरेंजमेंट एक पैरेलल प्लेन की तरह होता है, तो उस पर जब हम एक्सरे की पैरेलल बीम को डालेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो एक्सरे क्या करेगा? एटम पे इंसिडेंट होके कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और सेम डायरेक्शन में जो रिफ्लेक्ट होंगे
होते हुए क्या करेगा, इंटरफेरेंस करेगा। इधर स्लेट, जैसा मैं स्लेट पढ़ा था तो स्लेट में हमें पैटर्न मिलते थे ना, कहीं पे ब्राइट स्पॉट मिलते थे, कहीं पे डार्क स्पॉट मिलते थे, तो यहाँ पे उसका एक स्लिट बना के इमेज बनाता था ना एक। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, जो डिटेक्टर लगा होगा, ये डिटेक्टर जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट, जो इंसिडेंट बीम के बाद जो डिफ्रेक्शन हुआ, जो रिफ्लेक्ट हुई बीम, उसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा और एक पैटर्न ड्राइव करेगा। कोई पीक, जो मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि पीछे बनाया स्ट्रक्चर में, नहीं, हाँ, कुछ ऐसी टाइप की पीक देगा डिटेक्टर। ठीक है, हमको कुछ ऐसी पीक मिलेंगी, तो ये इसको क्या करता है, डिटेक्टर यहाँ पे नोट करता है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि हम मेन इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम करते हैं कि जब इंसिडेंट बीम आई, जब इंटरफेरेंस होता है, तो इसमें ब्रैग लॉ में एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। एक्चुअल में जो इंटरफेरेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव टाइप। बट ब्रैग के लॉ में कौन सा यूज होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हम यूज करते हैं। तो उसने क्या देखा कि जब ये दोनों रे गिर रही थी, तो देखो इस पॉइंट पे आके ये दोनों वेव तो यहाँ पे सेम थी, इस पॉइंट पे दोनों वेव सेम थी, लेकिन जब ये वेव इस पॉइंट पे टकराई, जब ये वेव इस पॉइंट पे टकराई, लेकिन जो ये दूसरी वेव है ये अभी भी ट्रेवल कर रही थी, और ये वेव जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्रेक्शन हो गया, लेकिन ये वेव तो तब तक यहाँ पे पहुंच रही थी, ये लेट पहुंची। और जब ये यहाँ से वापस डिफ्लेक्ट हुई, तो ये इस पॉइंट पे आके दोनों यहाँ पे सेम वे में गए, जैसे यहाँ पे तक दोनों बराबर पहुंचे थे, यहाँ पर तक दोनों बराबर गए, लेकिन इसके बीच में यहाँ पे ये वाले एंगल में पाथ डिफरेंस आ गया, कि इसने लेट जल्दी ट्रेवल कर गई ऊपर वाली और नीचे वाली लेट की। तो उस ब्रैग ने क्या किया, इसी पार्ट डिफरेंस को सॉल्व किया कि ये जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसने बोला कि भाई थीटा एंगल पे एक्स रे डिफेक्ट हुई। अब अगर उसने यहाँ पर से देखो, ये तो प्लेन के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग, हमने बोला दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस को हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी कहते हैं। तो इससे इस पार्टिकल के बीच की डिफरेंस भी डी होगा, ऑटोमेटिक है, क्योंकि ये तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी है। अब हमें अगर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो अब हम इस पे क्या करेंगे, उसने बोला कि यहाँ पर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसको हम सपोज ये पॉइंट ओ है, इसको हम ए पॉइंट लिख लेते हैं, और एक परपेंडिकुलर सेम इस पे ड्रॉ करेंगे, इसको बी लिख लेते हैं, और इसका नाम लिख लेते हैं सपोज टी। ठीक है ना। तो अब हमको ये जो बीच का है, ये पार्ट डिफरेंस को हमको डिटरमाइन करना है कितना होता है। अब अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो जो ये वाला एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल 90 बनाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये वाला एंगल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, थीटा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो अब देखो, मैं इसका डेरिवेशन सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, थोड़ा इसको क्लियर बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखो, हमने ये खींच दिया, ये हमारी डी वैल्यू हो गई, हमें यह वाली वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमारी इंसिडेंट वेव गई, और एक हमारी यहाँ ऊपर से जा रखी है वेव, एक वेव हमारी यहाँ से गई। अब मैंने यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर खोजा, यहाँ से यहाँ खींचा, ये मेरा थीटा एंगल है, ये मेरा थीटा एंगल है, और हमें ये मैंने ए लिखा, ये ओ लिखा, ये मैंने बी लिख रखा था, ये टी लिख रखा था। अब हमको ये वैल्यू की जरूरत है। ठीक है, तो हमें एक वैल्यू किसकी जरूरत है, ए टी की जरूरत है, एक वैल्यू हमारी बी टी की जरूरत है। और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो हमें टोटल ये जो डिस्टेंस है, ट्रेवल पार्ट डिफरेंस है, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। अब ये ए टी की वैल्यू कैसे आएगी, देखो हमारे पास ये थीटा है, तो हम साइन थीटा से वैल्यू निकालते। साइन थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन किसका स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस हमारा इस केस में ये है, डी है। ठीक है ना। तो ये डी का स्क्वायर और इसका कितना का आ जाएगा, हमको एटी की वैल्यू निकाले, तो एटी के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा डी स्क्वायर। तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एटी की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूं, स्क्वायर भी हटा दूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी साइन थीटा। ठीक है। सिमिलरली ये वाले केस में भी थीटा है, ये इसका हमको बीटी की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी साइन थीटा। तो ये क्या बताता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस जो मैंने बताया, पाथ डिफरेंस वो किसके बराबर था हमारा, ए टी प्लस बी टी के बराबर था। तो दोनों की वैल्यू है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी टू डी साइन थीटा। ठीक है, मैं डेरिवेशन सॉल्व करके नहीं बता रहा, क्योंकि ये तो आप लोग भी निकाल लोगे, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पे जा रहा हूँ। और जो ये कंजिक्यूटिव इंटरफेरेंस हो रहा, तो इसका जो पार्ट डिफरेंस होता है उसको कितना लिखते हैं, एन लेमडा, जहां पे लेमडा क्या है, उस एक्स रे की वेवलेंथ है, और एन क्या है, नंबर ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन, कि कौन सा ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन, एन को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन, किस ऑर्डर का डिफ्रेक्शन है। ठीक है, किस ऑर्डर का ये डिफ्रेक्शन है। तो इसलिए ब्रैग लॉ क्या बता देता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा, जहां पे डी आपकी हो गई इंटरप्लेनर स्पेसिंग। डी क्या होती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर एन ई आर स्पेसिंग, एस पी ए सी आई एन जी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। लैम्डा आपकी हो गई एक्स रे की वेवलेंथ, एक्स रे की
वेवलेंथ, और n हो गया आपका नंबर ऑफ डिफ्रेक्शन, और एंगल हो गया आपका जिस एंगल पे एक्सरे इंसिडेंट हुई है उस एटम के ऊपर, ठीक है। तो उसको ब्रैग एंगल भी कहते हैं, कहीं पे ग्लेंसिंग एंगल भी बोलते हैं। तो ये चीज यहाँ पर तक आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आया, ठीक है। अब लेकिन इस ब्रैग कंडीशन की, ब्रैग जो ये लॉ है, इसकी भी कुछ क्या है, लिमिटेशंस है। इसकी लिमिटेशन क्या है, देखो अगर हम नंबर किसी भी एंगल पे डालेंगे, हमने एंगल बढ़ाते गए बढ़ाते बढ़ाते गए बढ़ाते, लेकिन एक एंगल पे हमें क्या मिलेगा, जरूरी नहीं कि हर एक एंगल पे हमें क्या मिले, इंटरफेरेंस मिले, कंसेक्यूटिव इंटरफेरेंस सामने मिले। तो इसमें एक लिमिटेशन क्या होती है कि इसमें हमेशा एक चीज याद रखना कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू एक से ज्यादा कभी नहीं होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू एक से ऊपर नहीं हो सकती, ठीक है ना। एक चीज ये याद रखना। दूसरा क्या है कि अगर हम जैसे मैं बता रहा था, सपोज ऑर्डर ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करें कि एन की वैल्यू है ऑर्डर, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्लेक्शन है मतलब एन की वैल्यू 1 है, तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। सपोज एन की वैल्यू में हमें जितने भी नंबर ऑफ डिफरेंस हमें पीक मिलेगा, जैसे एन में हमको सपोज 1 पीक मिलेगा, ठीक है। अगर एन इज इक्वल टू 2 हो गया तो हमें ग्राफ में 2 पीक मिलेंगे, ऐसे ऐसे 2 पीक मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हम एन की वैल्यू मल्टीपल टाइम बढ़ा दें, मतलब कोई एक इनफाइनाइट नंबर रख दे, तो हमें क्या होगा, अगर हम इसकी एन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाते जाए तो हमें क्या मिलेगा। सपोज एन की वैल्यू मैंने एक एन नंबर रख दी, कोई एन नंबर बहुत ज्यादा नंबर, तो हमें जब ग्राफ में क्या मिलेगा, पीक्स मिलेंगे मल्टीपल, जितना एन होगा उतनी पीक मिलेगी, लेकिन इतनी ज्यादा पीक मिलेंगी कि ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगी, इतनी क्लोज होंगे कि हम इसके बारे में डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, हम इसके बारे में नहीं स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि एक नंबर तक तो हम करेंगे, जब तक हमें एन की वैल्यू आई, एक पीक आई, हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे एन इज इक्वल टू हुआ। लेकिन अगर एन इज इक्वल टू मल्टीपल नंबर हुआ तो मल्टीपल पीक निकलेंगे, लेकिन एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, वो बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, तो जिससे हम क्या कर पाएंगे, उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होता है कि एन की वैल्यू क्या होती है, मतलब जो लैम्डा होता है वो आपका हो गया, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, हमने पहले केस क्या पढ़ा था कि साइन थीटा की वैल्यू, जो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू 1 कर दें तो हम एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d, साइन थीटा की वैल्यू हमने कर दी 1, तो हमारे पास क्या आ गया, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको करूं ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन में, तो हमारे पास जो लैम्डा आएगा उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 2d के होनी चाहिए, मतलब जो एक्सरे की वेवलेंथ है। अब ये क्या बता रहा है, 2D मतलब जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है हमारी, 2D मतलब डी मतलब इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इसके डबल से हमेशा बराबर या उससे कम ही होनी चाहिए। मींस द एक्स रे वेवलेंथ शुड बी लेस देन द डबल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, कि जो हमारी एक्सरे की वेवलेंथ है वो हमेशा इंटरप्लेनर स्पेसिंग के 2 गुने से कम ही होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो एक्सआरडी में मतलब जो पैटर्न आएगा वो शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन होती है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया कैसा चला, ठीक है। तो ये ब्रैग्स लॉ था। ब्रैग लॉ पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिमिलरली ऑर्डर ऑफ डिफ्लेक्शन की वैल्यू दी होगी, या आपको वेवलेंथ निकालने को आएगा कि एक्सरे की वेवलेंथ कितनी, तो आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू दी होगी, आपको एंगल की वैल्यू दे रखी होगी, सपोज की 40 डिग्री या 45 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है, आपकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी की वैल्यू 4 है, और आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंस मतलब 1 ऑर्डर का है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे, तो आप इस फॉर्मूले में डाल के निकाल सकते हो। या आपके पास वेवलेंथ दे रखी होगी, सपोज कोई एक्सरे है, उसकी वेवलेंथ है 10 एंगस्ट्रॉम का है, सपोज फॉर एग्जांपल, इसकी वेवलेंथ लैम्डा दे रखी होगी कि कोई एक बीम है जिसकी वेवलेंथ है 10 एंगस्ट्रॉम, और उसके बीच उसका नंबर ऑफ ऑर्डर बोलेगा, सपोज 2 सेकंड ऑर्डर का है, और उसके बीच का एंगल बोलेगा, सपोज वो गिर रहा है 30 डिग्री एंगल पे, उस पर्टिकुलर प्लेन पे, मतलब क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो फाइंड द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ दैट प्लेन। तो आप वहां से भी ये ब्रैग लॉ के थ्रू ये चीज आप प्लॉट कर सकते हो कैसे आएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस हैं, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि वो किस तरीके से पूछेगा और मेरे को किस तरीके से फाइंड आउट आंसर देना है, ठीक है ना। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये सिंपल। एक और चीज होती है इसमें, वैसे लुईस इक्वेशन आती है, लॉर्ड इक्वेशन करके, उसमें क्या होता है कि ब्रैग ब्रैग क्या करता है, ब्रैग बता रहा है डिफ्रैक्शन का, कि ये डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्या बोलता है कि जब एटम पे गिर रहा है कोई पार्टिकल, तो वो स्कैटर हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो रहा है, ठीक है। तो उसके भी अलग फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको कवर कर दूंगा। बट पहले मैं भी आपको एक्सरे ब्रेक से स्टार्ट कर रखा है, तो मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट टाइम आपका आता है कि अभी हमने पढ़ दिया कि प्लेन में गिरता है वो, उसके बाद डिफेक्ट होता है, तो हमें आगे कुछ इंटरफेरेंस मिलता है जो कंसेक्यूटिव टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना। और हमारे जो एन लैम्डा की वैल्यू होती है वो 2d sin थीटा के बराबर। अब इसमें एक और आपका टॉपिक है इसमें, वो है आपका एटॉमिक
ATOMIC, एटॉमिक स्कैटर पैटर्न, स्कैटरिंग SCATTERING, स्कैटरिंग फैक्टर FACTOR, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या हुआ, ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर हो गया और एक इसके अंदर आता है जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर। ठीक है, उसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। एक आता है आपका GOMETRICAL, जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर, इसको करते हैं कैपिटल एफ से डिनोट। ठीक है ना, ये दो टाइप के होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझना। ठीक है, अब समझेंगे इनको हम क्या चीज होती है। ठीक है, पहला आता है आपका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। अब क्या होता है कि मैंने आपको अभी बताया कि जब कोई एक्सरे, ये लेटिस पॉइंट है, इसके ऊपर एटम्स होंगे, और जब ये इसका प्लेन हो गया, जब कोई एक्सरे गिरती है तो वो डिफ्लेक्ट होती है एक एंगल पे। ठीक है, एक एंगल पे जब इंसिडेंट हुई तो एक एंगल पे डिफ्लेक्ट भी होती है। और मैंने आपको क्या बताया कि एक एटम है तो एटम के अंदर क्या होंगे, एटम बना होता है डिफरेंट, मतलब उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं अलग अलग सेल में। सपोज अगर हम कार्बन की बात करें तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 4 ही होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, सॉरी बेरियम की बात करें, बेरियम का एग्जांपल, तो 4 है, सपोज 2 अंदर है 2 बाहर है। अब जब इस पे इंसिडेंट हो गया एक्सरे, इस पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक एटम पे, हर एटम की बात नहीं कर रहा, इस एटम पे गिरी तो ये एटम का स्ट्रक्चर कुछ ये है। तो जब इस एटम पे गिरी होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन पे ही गिरा होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन पे जिस एंगल में गिरी उस एंगल पे इंसिडेंट हो रहा होगा। ठीक है, ये गिरा, ये बाहर को निकल रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा, एटम्स वाइब्रेट हो रहे होंगे। जैसे मैं थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर सब आउटर मोस्ट साइड में सब 4 इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो ये हर एक एंगल पे गिर रहा होगा, ऐसे गिर रहा होगा, बाहर जा रहा होगा, इस पे गिर रहा होगा, यहाँ से बाहर निकल जा रहा होगा, ऐसे गिर रहा होगा, ये बाहर निकल जा रहा होगा, ऐसे गिर रहा होगा, ये फिर यहाँ से बाहर निकल जा रहा होगा। तो मतलब क्या कर रहा है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जब उस पर एक्सरे गिर रही होगी तो वो वाइब्रेट, चार्ज पार्टिकल है, वाइब्रेट होकर कुछ इमिट कर रहा होगा रेडिएशन, वो रेडिएशन एक्सरे के रूप में डिफ्रेक्ट हो रही है। ठीक है ना, तो इसमें जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर होता है, इसका वैसे डेरिवेशन भी है, बट मैं सिंपली आपको पहले इसका फॉर्मुलेशन बता देता हूँ। इसमें मेनली आएगा ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर में, तो अब उसमें बता देता हूँ कि जो एटॉमिक आपका स्कैटर फैक्टर है ए स्मॉल एफ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है कि स्कैटरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इन एटम, इलेक्ट्रॉन ई माइनस लिखा है इन एटम, एक एटम का सिंगल स्कैटरिंग डिवाइडेड बाय स्कैटरिंग बाय होल एटम, स्कैटरिंग बाय एटम, पूरे जो एटम है उसका कितना स्कैटरिंग हुआ कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये फॉर्मूला होता है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, मींस एक इलेक्ट्रॉन से कितना स्कैटर हुई एक्सरे, और टोटल एटम से कितनी हुई, जो उसका रेशियो आएगा उसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। अब ज्योमेट्रिकल जो स्कैटरिंग फैक्टर है वो इसी का सिमिलर है। अभी हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक ही एटम की बात कर रहे थे कि ये एटम ने ऐसा किया, लेकिन अगर हम इस सारे एटम्स की बात करें, जितने भी एटम्स हैं, अब इस एटम्स की बात करेंगे, मीन्स हम पूरे यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। जो हमारा यूनिट सेल है वो एटम से बना होता है, नंबर ऑफ एटम से, तो हम सारे एटम्स की बात कर रहे हैं, हर एक एटम ने कितना रिफ्लेक्ट किया, तो इसने कितना रिफ्लेक्ट किया हर एक एटम ने, तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर एफ, कैपिटल एफ। मीन्स जब एक एटम में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से अलग अलग स्कैटरिंग हुई, तो उसी प्रकार जो एक यूनिट सेल है उसमें भी अलग अलग एटम से जितनी भी एक्सरे स्कैटरिंग होगी, उन सभी एटम के एक्सरे स्कैटरिंग का जो हम समराइज करेंगे, उन सबको जब एड ऑन करेंगे, जोड़ेंगे, तो उस जो समेशन को हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर, कैपिटल एफ। तो बस जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि स्कैटरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एटम डिवाइडेड बाय द स्कैटरिंग बाय एटम, तो सिंपल इसका फॉर्मूला भी यही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्कैटरिंग बाय क्या हो जाएगा, सिंगल एटम, एक सिंगल एटम, वहां पे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पे सिंगल एटम की बात करेंगे, डिवाइडेड बाय किससे हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ होल यूनिट सेल, स्कैटरिंग बाय अ यूनिट सेल, तो पूरी यूनिट सेल ने कितना स्कैटरिंग किया, तो ये उसका जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर। अब इसमें इसका डेरिवेशन भी होता है, उसमें आपको पर्टिकुलर एक एटम से दिखाएंगे प्रॉपर कि कैसा आएगा, फिर वहां पे एंगल बनेंगे, जैसे हमने ब्रैग लॉ में निकाला था ना, वहां पे वही हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, कितना स्कैटर हुआ, वो पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, वो सब चीज निकलेगा, तब जाके हमारे पास वैल्यू आएगी। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आते हैं
कि जो ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर कैपिटल एफ है और जो आपका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर स्मॉल एफ है, इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो इसके बीच का रिलेशन ये है कि जो कैपिटल एफ होता है, इसमें एच के एल इसकी मिलर इंडाइसिस होंगी, वो इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ सबका जोड़ के आएगा ना, जितने भी एटॉमिक हर एक एटम का जोड़ के आएगा, तो वो होता है आई इज इक्वल टू 1 to n, जितने नंबर ऑफ आएगा ये होता है। ठीक है, इसको याद रखना, एफ आई, यहाँ पे आई ले रहा हूं मैं क्योंकि आई इज इक्वल टू 1 to n लिया है। एफ मतलब एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, एफ आई एक्सपोनेंशियल ऑफ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल लिख रहा हूँ या कई जगह e की पावर में भी लिखा होगा, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 पाई आई, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा। मैं थोड़ा यहाँ नीचे पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसकी सपोज मैं एस लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पहले मैं इसको काट देता हूँ, इसको मैं सपोज एफ आई एस लिख लो या एफ आई ए लिख लो, ठीक है। ये इसका फॉर्म, जहां ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 पाई आई, ठीक है, ब्रैकेट में एच एक्स आई प्लस के वाई आई प्लस एल जेड आई। अब इसमें आप समझ गए एच के एल तो आपके मिलर इंडाइसेस हैं, और एक्स वाई और जेड क्या है, उस यूनिट सेल के एटम की पोजीशन है, मतलब पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है। एच एक्स वाई और जो जेड है वो क्या है, यूनिट सेल के एटम के पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि जो एक्स वाई जेड है, यहाँ पे लिख देना जो एक्स वाई और जेड है जो वेक्टर हैं, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ यूनिट सेल, उस यूनिट सेल के पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे तो पूरा फॉर्मूला आता है। और इसमें ये चीज क्या, ये क्या बता रही है, हमारे डिफ्रैक्शन बता रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एटम में क्या होगा, जब एटम पे पड़ेगा तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन ही तो बता रहा है, चाहे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है, तो स्कैटरिंग वही बता रहा है कि कितना स्कैटर हुआ एक्सरे। सिमिलरली ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर भी वही बता रहा है कि कितना स्कैटर हुआ पूरे एक यूनिट सेल से, टोटल क्या बता रहे हैं, स्कैटरिंग बता रहे हैं, तो ये क्या बताएंगे कि कितना हमारे मतलब स्कैटर हुआ एक्सरे। तो इसमें क्या होता है कि एक चीज याद रखना, जो एक्सरे की इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, ये हमेशा प्रोपोर्शनल टू होती है मॉड ऑफ ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर के स्क्वायर के मॉड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना एफ ज्यादा होगा उतनी ही एक्सरे की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी। अब हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, अब आप बोलोगे सर हम इसको पढ़ रहे हैं वैसा क्या काम आएगा, क्योंकि इसमें अब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये उसी टर्म में आएंगे, क्योंकि हम बेसिकली सॉलिड स्टेट में 3 क्रिस्टल सिस्टम मेन पढ़ते हैं, वो होता है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। अब ये फॉर्मूले वहीं यूज होंगे और वहां से हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे अब हम पहले पढ़ेंगे इसी को, ज्योमेट्रिकल फैक्टर फॉर सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक के केस में पढ़ेंगे कि जो हमारा कैपिटल एफ होता है वो क्या होता है, ऐसे ही बीसीसी के केस में पढ़ेंगे कि वो होता है तो क्या होता है, ठीक है ना। तो अब इसको मैं सिंपल क्यूबिक के केस में पढ़ेंगे। अब देखो हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे रहते हैं, उसमें सेंटर में कोई एटम नहीं रहता, उसमें कोई फेस पे एटम नहीं रहता, उसमें जो लेटिस पॉइंट और जो एटम रहते हैं वो हमेशा क्यूब के कॉर्नर पे रहते हैं, मतलब यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे रहता है। तो इसमें हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सिंपल क्यूबिक क्यूबिक के पोजीशन जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको हम एल एम और एन डिनोट करते हैं। तो ठीक है, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एल एम और एन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपने नोट कर दिया, थोड़ा मैं इसको साफ कर रहा हूँ, या 1 मिनट में स्लाइड चेंज कर लेता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, फिर मैं ऑन कर दूंगा रिकॉर्डिंग ऑफ। कंटिन्यू, ठीक है, एक क्रिस्टल बना दिया, ठीक है, हमारा ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल मैंने इस पे बना दिया, ठीक है। ये इसका y कोऑर्डिनेट है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट है। अब इसके पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x की डायरेक्शन में ये होगा ए वेक्टर, यहाँ से ये a वेक्टर, ऐसे ये b की डायरेक्शन y की डायरेक्शन में होगा b वेक्टर, ऐसे z की डायरेक्शन में होगा c वेक्टर, ठीक है। और इसकी जो हमारे बीच की डिस्टेंस है ये तो a है, हमने बोला कि क्योंकि सिंपल क्यूबिक में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों एक दूसरे के इक्वली होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने सपोज यहाँ ओरिजिन से माना, ये 0 पॉइंट से, इस ओरिजिन से में अगर हमने एक आइटम को ओरिजिन मान के लिया, तो अब हमारा जो पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जाएगा सिंपल क्यूबिक का पोजीशन कोऑर्डिनेट, वो क्या हो जाएगा 0 0 0, ठीक है, क्योंकि हम एक एटम को हमने ओरिजिन से मान के लेके चल रहे हैं और इसके बीच में कोई एटम्स नहीं है, ना फेस पे एटम है। तो इसका इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
अब इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, आपका क्या है, एफ एच के एल, कैपिटल एफ है, ठीक है, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, ब्रैकेट में एच के एल, ये मिलर इंडेक्सेस है, इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो या लिख लो एफ आई है एटॉमिक वाला, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ऑफ e की पावर में लिख रहा हूँ मैं 2 पाई आई, ब्रैकेट में आपका एच एक्स प्लस के वाई प्लस एल जेड, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। अब उसमें आप वो आई वगैरह लगा लेना, एक्स आई वाई आई जेड आई, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मैंने क्या बोला, जब मैं इसको ओरिजिन पे रख दूंगा, ठीक है, मैंने इसको ओरिजिन पे रख दिया जीरो पे, तो इसके पोजिशन कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो गए, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अगर मैं अब इस फॉर्मूले में डालूं इसको, इस वैल्यू को अगर मैं डालूं, तो क्या मेरे को वैल्यू मिलेगी, मेरे को वैल्यू मिलेगी कैपिटल एफ की, एच के एल जो भी है, इसको मैं अब नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लेना एच के एल लिखा हुआ है, ठीक है, मैं डायरेक्ट कैपिटल एफ लिख रहा हूँ। कैपिटल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स वाई जेड, क्योंकि 0 0 0 है तीनों पोजिशन कोऑर्डिनेट की वैल्यू अभी, तो इसकी वैल्यू अगर 0 0 0 लिखो तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट में आपको सिर्फ मिलेगा एफ आई ई की पावर 2 पाई आई, और यहाँ पे तो 0 है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 है तो ये 1 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या मिलेगा वैल्यू, कैपिटल एफ की वैल्यू मिलेगी एफ आई के बराबर, किसके बराबर मिलेगी, जो एटॉमिक के बराबर, ये एफ आई भी मत लिखो, सिर्फ एफ लिख लो, अभी मैं आई भी नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैंने इधर भी नहीं, तो कैपिटल एफ की वैल्यू सिंपल क्यूबिक के केस में क्या मिली, स्मॉलर। तो ये क्या बता रहा है, अब जरा इसको यहाँ पे समझते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने जब जीरो वैल्यू डाली तो उसकी वैल्यू आ गई कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉलर एफ के, ठीक है। तो अब अगर मैं इंटेंसिटी निकालूं आई, तो आई प्रोपोर्शनल टू होती है मॉड ऑफ ज्योमेट्रिकल का स्क्वायर, ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर का स्क्वायर होती है मॉड के स्क्वायर के बराबर। तो अब इसकी वैल्यू लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, स्मॉल एफ का स्क्वायर हो जाएगी, सिंपल है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, और आप बिना सॉल्व करे भी डायरेक्ट सोच सकते हो, ठीक है। अब आपने एक चीज देखा, मैंने यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट 0 0 0 रखे, अगर मैं इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट एच के एल की वैल्यू, क्योंकि ये तो सिंपल क्यूबिक में तो कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, अब एच की वैल्यू, के की वैल्यू, एल की वैल्यू, जो मिलर इंडाइसेस है उसकी वैल्यू अगर 1 1 1 भी हो, या 0 0 1 हो, या 2 3 1 भी हो, कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है। तो ये बताता है कि जो एफ की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा एक नॉन जीरो होगी। तो मीन से क्या बता रहा है कि एच के एल की कोई भी वैल्यू हो, वो कोई अंतर नहीं डालेगा एटम पे, मतलब कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ मिलर इंडाइसेस एच के एल, मीन्स किसी भी एटम की किसी भी मिलर इंडाइसेस वाले प्लेन पर कोई भी मतलब हो, तो हमें डिफ्रेक्शन पीक हमेशा हमेशा मिलेगी। अब चाहे वो बोलेगा कि सपोज उसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं कि कोई एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है और उस पे मतलब ये मिलर इंडाइसेस, मतलब ये सिंपल क्यूबिक है और इस उस पे एंगल पे कोई एक्सरे गिर रही है, तो ये किस किस प्लेन पे, किस किस मिलर इंडाइसेस पे ये मतलब डिफ्लेक्शन पैटर्न देगी। तो उसमें अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होगा, उसमें मिलर इंडाइसेस का ऑप्शन दिए होंगे, सपोज 1 0 1, अगर एक 1 1 1 या 2 1 2, और एक ऑल ऑफ दिया होगा, तो आपको हमेशा ऑल ऑफ पे टिक मारना है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज पता है कि मिलर इंडाइसेस की कोई भी वैल्यू हो सिंपल क्यूबिक के केस में, वो हमेशा एक्सरे का डिफ्लेक्शन देगा ही देगा सिंपल क्यूबिक, ठीक है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि मिलर इंडाइसेस की कोई भी वैल्यू होगी तो हमेशा हमें डिफ्लेक्शन पीक सिंपल क्यूबिक के केस में हमेशा मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको मैं थोड़ा वाइप आउट कर लेता हूँ, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब आते हैं हम अगले फॉर्मूले पे, जो है हमारा, हमने सिंपल क्यूबिक का पढ़ दिया, अब हम पढ़ते हैं बॉडी सेंटर का, ठीक है, हम इसी फॉर्मूले पे रखेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर क्रिस्टल के लिए, ठीक है, या बॉडी सेंटर लैटिस के लिए। अब देखो बॉडी सेंटर में क्या है, फिर मैं एक अपने एक्सेस पे रख लेता हूँ एटम को, ठीक है, ये मैंने बनाया, ये हमारा एटम है, ये ओरिजिन ओ पे है एक एटम, ठीक है। अब बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक आइटम बीच में भी होता है और बाकी आइटम इसके साइड में तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो अब बीसीसी के लिए जो ये एक्स वाई जेड एक्सेस है, ठीक है, अब इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट तो खुद ही लिख लेना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है ना। ये तो आप समझ गए होंगे कि वो डायरेक्शन को शो करेगा किस साइड के किस एक्सेस में है, और उसके साथ उसका पोजीशन वेक्टर रहेगा। अब बीसीसी में मैंने क्या बताया कि बीसीसी के पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, एक चीज ये भी नोट कर लो, जो पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, पीसी पोजीशन कोऑर्डिनेट बीसीसी के क्या रहते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट जो बीसीसी के रहते हैं उसको हम डिनोट करते हैं एल प्लस माइनस 1/2, ठीक है, कॉमा
एल एम एन होता है ना, m प्लस माइनस 1/2 और एक होता है n प्लस माइनस 1/2। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है, इसको समझना, ठीक है। मैंने एटम को ओरिजिन में डाल दिया, यहां से मैं देख रहा हूँ 0 पॉइंट से। तो अब देखो जो ये सेंटर क्रिस्टल है इसका भी तो कोई ना कोई रोल है। अब इस क्रिस्टल से इस क्रिस्टल के जाने के लिए मुझे कितना चाहिए, हाफ चाहिए। 1/2 इसलिए आ रहा है यहाँ पे हाफ, और ये हाफ मीन्स अगर मैं इसको थोड़ा ब्रॉड करूं पॉइंट को, तो अगर मैं ओरिजिन से देखूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, एक बनेगा 0 0 0 जो उस एटम का होगा, और जो सेंटर वाला एटम है इसके लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1/2 1/2 एंड 1/2। ठीक है, ये ध्यान रखना कितना हो जाएगा, हाफ 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 बन जाएगा इस सेंटर पॉइंट के एटम के लिए, इस एटम की बात हो रही है। ठीक है, एक एटम को तो हमने ओरिजिन में वैसे ही रख दिया, वहां पे कोऑर्डिनेट 0 0 आ गए क्योंकि हम ओरिजिन से बढ़ रहे हैं। पर ये जो सेंटर वाला है ये कहीं हाफ में एग्जिट करेगा क्योंकि ये सेंटर में है उसके, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हाफ हाफ हाफ। अब इसको आप दोबारा से इस इक्वेशन में डाल दो, तो आपके इसमें दो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक बार आप एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0 रखेंगे और एक बार आप एक्स वाई जेड की वैल्यू हाफ 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 लिखेंगे, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, कैपिटल एफ इज इक्वल टू आपका 2 टाइम हो जाएगा, एफ एक हो जाएगा e की पावर 2/i। यहाँ पे तो पहले की वैल्यू 0 0 0 है ओरिजिन की, तो यहाँ पे आ जाएगा h0 प्लस k0 प्लस l0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। प्लस एक और होगा आपका, या इसको आप f को ब्रैकेट लगा दो, आप करोगे e की पावर 2/i, एक आपके वैल्यू बचेगी h/2 प्लस k/2 प्लस l/2, एक वैल्यू आपकी ये हो जाएगी 2। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो ऑटोमेटिक ये वाला टर्म 0 हो गया, h0 k0 वाला, तो ये अंदर क्या बचेगा यहाँ पे f, ये तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस e टू द पावर 2/i। अब ये बचेगा क्या, ये 1/2 में बाहर ले लूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 पाई भी नहीं रहेगा, ये सिर्फ बचेगा पाई आई, यहाँ पे बच जाएगा h प्लस के प्लस एल। तो अब ये क्या बता रहा है, अब यहाँ पे देखो, अगर एच के एल की कोई भी वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, मतलब कोई भी वैल्यू अगर इसकी इवन आ गई मतलब पॉजिटिव में आ गई, तो इसमें मैं थोड़ा आगे वाली स्लाइड में लिख लेता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें पहली कंडीशन क्या है, सिंपल याद रख, इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, सीधे सिंपली आप याद करोगे, एच प्लस के प्लस एल अगर होगा इवन, मतलब पॉजिटिव 2 4 6 8 इवन नंबर होगा, तो क्या होगा, ई की पावर जो पाई आई और ब्रैकेट में एच प्लस के प्लस एल है, ये हमेशा क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो हमें क्या मिलेगा, एफ की वैल्यू क्या मिलेगी, 2f। ठीक है, और इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होता है, एफ का स्क्वायर होती है, तो ये हो जाएगा 4f², इंटेंसिटी इतनी हो गई। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर h प्लस के प्लस एल क्या है, इवन है, ओ सॉरी ऑड है, इवन तो मैंने बता दिया, तो इस केस में e की पावर जो पाई आई एच प्लस के प्लस एल है वो क्या रहेगी, एक निगेटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, उसमें निगेटिव वैल्यू रहेगी, और उस केस में कैपिटल एफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कैपिटल एफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी ऑटोमेटिक है, एफ का स्क्वायर होती है, तो ये भी 0 हो जाएगी। तो मीन्स 0 क्या बता रही है कि उस केस में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं एक्सरे का। ठीक है, इवन के केस में वैल्यू 1 आ रही है तो कोई वैल्यू मिल रही है हमें 2f मिली है, तो वहां पे कोई हमारा डिफ्रैक्शन हो रहा है, बट ऑड के केस में डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, तो हमें कोई भी एक्सरे की पीक नहीं मिलेगी ग्राफ पे, कोई भी पीक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखनी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको सिंपली लास्ट में एक चार्ट करके बता दूंगा, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, आप उस चार्ट को ही पढ़ लेना, तो आपको ये इतना बड़ा कवर करने की जरूरत नहीं होगी, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, अगर आपको फर्दर नॉलेज के लिए रखना है तो ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे कहा गया, ये फॉर्मूला जनरल एक फॉर्मूला याद रख लेना। बाकी ये जो जितनी चीजें हो रही हैं मैं लास्ट में एक चार्ट में लिख दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको रिमेंबर कैसे करना है। अब लास्ट क्रिस्टल बचा हमारे पास एफसीसी, एफसीसी फेस सेंटर। अब फेस सेंटर में वही चीज है, हम फिर क्रिस्टल को अगर अलाइन करेंगे तो हमें पता है कि एफसीसी में क्या होता है, फेसेस पे भी क्या होता है, ये हमने ओरिजिन में रख लिया, ये एटम है, लेकिन इसके क्या होता है, एक फेस पे भी, हर एक फेस पे एक एटम होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह एक एटम होता है, पीछे भी होगा एक एटम। तो इसमें क्या होता है, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट, अब मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ये हर जगह पे वैसे होगा, हम ओरिजिन से लेके चलेंगे, तो एफसीसी की बात कर रहे हैं, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके, ये थोड़ा एक बार रिमेंबर रख लेना, एल एम एन तो होंगे इनिशियल कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एल प्लस माइनस हाफ, एक होता है एम प्लस माइनस हाफ, और एक होता है एन, फिर होता है इसका एल कॉमा
n प्लस माइनस हाफ कॉमा n प्लस माइनस हाफ, और एक और कोऑर्डिनेट जो बच गया वो मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। एक होता है l प्लस माइनस हाफ n और n प्लस माइनस हाफ। तो ये इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं। अब बात आती है हम ओरिजिन से लेके चलना, ये नोट कर लेना, ठीक है। इसको और जनरलाइज टर्म में आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर ओरिजिन से लेके चलेंगे तो कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 0, फिर होंगे हाफ हाफ 0, फिर होगा 0 हाफ हाफ, और एक लास्ट बच गया हाफ 0 हाफ, ठीक है ना। ये इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट। अब इसकी वैल्यू दोबारा आप इस फॉर्मूले में डालेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में डालेंगे तो आपको उतने बार प्लस 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 करना पड़ेगा। पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू हाफ हाफ और 0 होगा, नेक्स्ट वाले में फिर हाफ 0 हाफ हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे के आपको 3 बार, जितने बार भी इसका है उतने बार रखेंगे, तो आपको लास्ट में इक्वेशन जो मिलेगी, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको, जो लास्ट इक्वेशन मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी कि कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉलर एफ, क्योंकि 0 0 वाला तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ई टू द पावर पाई आई, एक बचेगा एच के, सिमिलरली फिर e टू द पावर पाई आई के एल प्लस e टू द पावर पाई आई एच एल, एच प्लस एल, ठीक है। एक ये बचेगी, ठीक है। तो ये एक कंडीशन आ जाएगी आपकी, किसके लिए, फेस सेंटर के लिए। अब इसमें कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। पहली कंडीशन क्या है, ये जो एच के एल प्लस एच एल आ रहा है, तो इसमें कंडीशन क्या है, अगर एच प्लस के प्लस एल और एक क्या बच गया एल प्लस एच, अगर ये तीनों इवन है, ये तीनों इवन आ गए, तो क्या होगा, एच के एल अगर ये सब इवन आ गए यहाँ पे, इस वाले फॉर्मूले, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी है, तो इनकी वैल्यू 1 1 1 आ जाएगी। तो हमारे पास टोटल कितना बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल हमारे पास 4f आएगा। और हमारे पास अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो 4 4 जा 16 एफ स्क्वायर हमारे पास इंटेंसिटी है, मीन्स हमें डिफ्रैक्शन मिल रहा है। जब किस केस में, जब एच के एल एल एम सारे इवन है, तब भी हमारे पास इंटेंसिटी मिल रही है। सेकंड कंडीशन क्या होता है, अगर ये तीनों के तीनों जो ये हैं, ये अगर ऑड हो गए, क्या हो गए, ऑड हो गए, अगर ये ऑड हो गए, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी हमें क्या मिलेगी, इंटेंसिटी मिलेगी ही मिलेगी। उस केस में भी क्या मिलेगी, इंटेंसिटी मिलेगी। लेकिन क्या होने चाहिए, सारे ऑड ऑड होने चाहिए, एच भी ऑड होना चाहिए, के भी ऑड, मीन्स अगर 1 1 है तो दोनों 1 1 होने चाहिए जो एक ऑड है। के एल अगर 2 1 है, सॉरी 3 1 है, 3 1 भी, 1 और 3 भी ऑड नंबर है, वो भी चलेगा। लेकिन अगर 2 1 है, एक मिलर इंडेक्स है, एच की वैल्यू, के की वैल्यू, एल की वैल्यू ऐसे दिखा लो, अगर ये 1 1 0 है चलेगा, अगर ये सॉरी 3 1 1 है तब भी चलेगा। लेकिन अगर ये ऐसा हो गया 1 0 1 होगा तो ये नहीं चलेगा। अगर ये 1 2 1 हो गया तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक ऑड हो गया एक इवन हो गया। तो इसमें ये याद रखना, एफसीसी के केस में मिक्स्ड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मिक्स्ड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ मिलर इंडाइसेस जो एच के एल की क्या होनी चाहिए, मिक्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए। या तो ये तीनों के तीनों ऑड होने चाहिए, या तीनों के तीनों इवन होने चाहिए, तभी हमें डिफ्रैक्शन मिलेगा। अगर ये मिक्स्ड हो गए तो हमें डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिंपली मैं आपको सीधे चार्ट बेस में समझा देता हूँ। एससी के केस में क्या होगा, एससी के केस में आप कॉपी में नोट कर सकते हैं कि एच के एल, इसमें बार बार आपको पता है एच के एल मिलर इंडाइसिस की बात करिए, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, मीन्स कोई भी एनी कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन चल जाएगा। मतलब चाहे उसकी वैल्यू, एग्जाम्पल के लिए क्या, एग्जाम्पल के लिए लिख लो, अगर हमारे पास 1 0 1 है चलेगा, अगर हमारे पास 1 2 0 है तब भी चलेगा, ऑड इवन है तब भी चलेगा, अगर सारे ऑड 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 है तब भी चलेगा, या सारे इवन है 2 0 0 है, ये इवन नंबर है तब भी चलेगा। मीन्स हमेशा ऑप्शन में अगर आया होगा कि क्या सिंपल क्यूबिक केस में कौन कौन से मिलर इंडाइसेस डिफ्रैक्शन पैटर्न देंगे, और अगर उन्हें नीचे मिलर इंडाइसेस की वैल्यू ऐसी कुछ दे रखी है और एक ऑल ऑफ द ऑप्शन है, तो आप सीधा ऑल ऑफ द ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी मिलर इंडाइसेस की वैल्यू काम करती है। तो मींस कैसा भी मिलर इंडाइसेस हो, हमेशा जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो क्या देगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न देगा। सेकंड आता है एफसी, ये लिख लेना, ये सीधे ऐसे याद है, बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए मैंने क्या बताया कि एच के और जो एल है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। और जब एच के एल इवन होगा तभी जाके क्या देगा, वो वैल्यू देगा डिफ्रैक्शन की। और अगर वो ऑड हो गया तो उसमें क्या होगा, वो क्या नहीं देगा, डिफ्रैक्शन नहीं देगा। मींस अगर वो ऐसा हो गया 2 0 2 देगा, अगर वो होगा क्या आपका 1 0 1 नहीं दे पाएगा, ऑड हो गया, क्योंकि इसका जो वो है वो ऑड नहीं होना चाहिए, मतलब सम, सॉरी सम ऑड नहीं होना चाहिए, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा चलेगा।
पर अगर ये 102 हो गया तो अगर इनको जोड़ेंगे h प्लस k प्लस l को तो 2 प्लस 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। 3 एक ऑड नंबर हो जाएगा तो ये डिफ्रैक्शन नहीं देगा। तो वही मिलर इंडाइसेस देंगे बीसीसी के लिए जिनका सम, तीनों मिलर इंडाइसेस का सम इवन होगा। ये याद रखना है, बीसीसी में इवन होना चाहिए, वो डिफ्रैक्शन देगा। इवन नहीं हुआ वो डिफ्रैक्शन नहीं देगा, मीन्स हमें इंटेंसिटी 0 मिलेगी। लास्ट बचा आपका एफसीसी। इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये है कि जो एच के एल की वैल्यू है वो मिक्स्ड नहीं होनी चाहिए, मिक्स्ड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मिक्स्ड मतलब कि कोई एक इवन और एक ऑड नहीं होना चाहिए। या तो तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, या तो ऑल थ्री वैल्यूज आर इवन, ईवी एन इवन, या ऑल थ्री वैल्यूज आर ऑड। मींस एग्जांपल कैसे, इवन में या तो होगा 2 0 0 चलेगा, ये डिफ्रैक्शन देगा। अगर 1 1 1 तीनों ऑड है चलेगा, ठीक है। अगर 1 0 1 है ये नहीं देगा, क्योंकि ये एक ऑड हो गया, 1 1 ऑड है और 0 इवन हो जाएगा। या 1 2 1 भी होगा तब भी ये डिफ्रैक्शन नहीं देगा, क्योंकि 2 हो गया इवन और 1 हो गया ऑड, ठीक है। बस ये तीन चीज याद रखनी। सिंपल में सबसे अच्छा, सिंपल में तो याद ही नहीं रखना, कैसा भी मिलर इंडाइसेस हो डिफ्रैक्शन देगा ही देगा। बीसीसी में बस आपको क्या करना है, तीनों जो मिलर इंडाइसेस को सम कर लेना है। अगर वो इवन आ रहा है तो देगा, ऑड आ रहा है तो नहीं देगा। और एफसीसी के केस में बस आपको ये रखना कि वो मिक्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या तो तीनों वैल्यू इवन होनी चाहिए या तीनों वैल्यू ऑड होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो क्या होगा, डिफ्रैक्शन देगा ही देगा, ठीक है ना। यहां तक हो गया। अब आता है आपका नेक्स्ट वन, रेसिप्रोकल लैटिस, जो एक इसका टॉपिक है, रेसिप्रोकल लैटिस। अब आप बोलेंगे सर हमने अभी लैटिस पढ़ लिया, क्रिस्टल पढ़ लिया, अभी नई चीज क्या आ गई कि रेसिप्रोकल क्या होगा। पहले तो नाम ही से है रेसिप्रोकल, मतलब किसी चीज का उल्टा। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर कोई ए है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a, तो उसका उल्टा, ठीक है। बट अब पहले हमें रेसिप्रोकल से, लैटिस पढ़ने से पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल स्पेस क्या होता है। एक्चुअल में जैसे हमने बताया कि हम जब क्रिस्टल के बारे में पढ़े थे तो हम बोल रहे थे कि जो लैटिस होते हैं वो हम एक 3 डायमेंशनल ऐसे स्पेस में पॉइंट बनाते हैं, जिसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं और इस पे हम फिर एटम को अरेंज करते हैं। इस लैटिस पॉइंट पे जब हम एटम का अरेंजमेंट करते हैं तो तब हमें क्या मिलता है, क्रिस्टल मिलता है। मतलब ये एटम बेस हो गया और लैटिस का पॉइंट हो गया, इन दोनों को मिला के हमें क्या मिलता है, एक क्रिस्टल मिलता है, क्रिस्टल मिलता है। तो अब ये रेसिप्रोकल लैटिस क्या है, तो ये भी एक तरीके का न्यू स्पेस है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब ये थोड़ा समझने वाली बात है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब थोड़ा मैं पहले इसको समझाता हूँ। देखो अभी तक हमने लैटिस पढ़ा था कि लैटिस में ये लैटिस पॉइंट होते हैं, ठीक है, एक अरेंजमेंट में होते हैं, ऐसे लैटिस पॉइंट होते हैं। तो क्या हुआ जब साइंटिस्टों ने इसकी स्टडी करी, तो क्या हुआ कि इसमें अब एटम्स के अंदर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट और नंबर ऑफ एटम होंगे किसी क्रिस्टल के अंदर। तो क्या हुआ था, जब हम प्लेन, मैंने अभी आपको प्लेन इससे पहले ब्रैकेट्स लॉ में बताया था कि प्लेन एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो अब ऐसे में तो नंबर ऑफ एटम लैटिस पॉइंट होंगे, तो अब जब मैं प्लेन ड्राइव करूंगा तो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होते थे, तो इसमें भी तो नंबर ऑफ प्लेन आ सकते हैं। देखो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये भी प्लेन बन गया एक दूसरे के पैरेलल। या मैं साइड में बताऊं तो ये भी वो बन गया, प्लेन बन गया, ये सारे प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं, तो एन नंबर ऑफ प्लेन्स आ रहे हैं। ऐसे में इसको डायगोनल बनाऊं तो ये भी एक प्लेन है, ये पॉइंट काटते काटते पॉइंट पे पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो ये एक दूसरे के पैरेलल, तो ये नंबर ऑफ प्लेन्स हो गया। तो इतने प्लेन्स की स्टडी करना थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। तो साइंटिस्टों ने जब इस चीज को स्टडी करी तो उन्होंने कहा कि हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो तब वहां से फिनोमिनन आया कि एक हम रेसिप्रोकल स्पेस, एक नया स्पेस बनाए इसी लैटिस पॉइंट को। अब देखो ये एक्चुअल पॉइंट है, जो ये लैटिस पॉइंट है ये तो एक्चुअल पॉइंट है जिसमें क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है। बट जो रेसिप्रोकल स्पेस या रेसिप्रोकल लैटिस है ये एक इमेजनरी वो लैटिस पॉइंट है। मतलब एक इमेजनरी, एक हाइपोथेटिकल सोच सकते हैं कि उन्होंने एक एजम्पशन किया कि हाँ ये भी कुछ एक ऐसा होगा। अब ये कैसे होगा थोड़ा इसको समझो। उन्होंने क्या किया, रेसिप्रोकल लैटिस को का आइडिया कैसा है, जैसे देखो मैंने अभी बताया कि उसमें नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे कि भाई एन नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे। जब किसी मतलब हम प्लेन लैटिस पॉइंट पे हम प्लेन प्लॉट करेंगे तो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो एक एन नंबर ऑफ प्लेन ऑफ एन नंबर ऑफ डायरेक्शन में होगा। जैसे देखो इस साइड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, साइड लेफ्ट राइट सारे डायरेक्शन में, तो नंबर ऑफ प्लेन्स है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम एक इमेजनरी पॉइंट बनाएंगे रेसिप्रोकल लैटिस के लिए, कि हम क्या करेंगे, जो जितने भी सेट बन रहे हैं लैटिस पॉइंट के अंदर उन पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट करेंगे एक नॉर्मल पॉइंट से, एक नॉर्मल वेक्टर ड्राइव करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी जो ये लैटिस पॉइंट है, ठीक है, ये एक लैटिस पॉइंट है। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि हम जो ये प्लेन है, सपोज मैंने ये प्लेन खींच लिया, ये प्लेन है,
तो उन्होंने क्या कहा कि हम इतने प्लेन की स्टडी से अच्छा हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल प्लॉट कर देते हैं, मतलब नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर प्लॉट कर देते हैं, मींस एक वेक्टर प्लॉट कर देते हैं। नॉर्मल मतलब सीधे वेक्टर समझो कि सपोज में हमने एक ए वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर को प्लॉट कर दिया, एक पॉइंट पे, कोई एक पॉइंट पे हमने प्लेन से परपेंडिकुलर में एक वेक्टर प्लॉट कर दिया, और इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि पॉइंट रिप्रेजेंट, ये जो ये पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन, मतलब जो ये प्लेन था, ये पूरा एक प्लेन था, ये जो एक प्लेन है ना, इसके परपेंडिकुलर में उन्होंने एक वेक्टर प्लॉट कर दिया एक पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है ये इस पूरे प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें थोड़ा ये गड़बड़ गलत हो गया, थोड़ा क्लियर करके समझा देता हूँ, थोड़ा इसको यहाँ तक समझ। देखो उनने क्या कहा, सपोज इस प्लेन के परपेंडिकुलर उन्होंने एक ए वेक्टर इस पॉइंट पे ले लिया, ये एक पॉइंट बनाया, इस पॉइंट पे उसने ए वेक्टर किसके लिए, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर लिया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो ये पूरा ये जो पॉइंट है ये इस पूरे प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे हमने क्या किया, हर एक पॉइंट को परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट बनाया, इसके भी पॉइंट बनाया, ऐसे जैसे ये वाला, ये भी प्लेन है, डायगोनल प्लेन है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए इसके परपेंडिकुलर में कोई पॉइंट बनाया, ऐसे इसका भी कहीं पे पॉइंट होगा, ऐसे इस वाले का भी कहीं पे पॉइंट होगा, ऐसे इसका ही पॉइंट होगा, ऐसे जो इसके ये वाले वेक्टर हो गए। अब ये वाले अगर डायगोनल, ये वाला डायगोनल प्लेन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये प्लेन भी ठीक है, ये भी प्लेन है, तो इस पूरे प्लेन को रिप्रेजेंट करे, इसके परपेंडिकुलर में जो वेक्टर खींचा वहां पे एक पॉइंट बनाया, ऐसे ही इसके लिए भी पॉइंट बनाया, ऐसे ही इसके लिए पॉइंट बनाया। तो लास्ट में उन्हें क्या मिला, उन्हें जितने भी लेटिस पॉइंट के प्लेन थे उनको रिप्रेजेंट करके जो पॉइंट बनाए, तो उनको एक और क्या मिला, स्पेस में एक और पॉइंट सिस्टम मिला लेटिस की जैसे। ऐसे ही उनको अलग अलग एक हर प्लेन का एक पॉइंट बनाया उन्होंने, जैसे इसका हर का पॉइंट बनाया, तो जब उस पॉइंट को उन्होंने देखा तो उनको एक लैटिस जैसा ही स्ट्रक्चर मिला। इसी को उन्होंने क्या बोला, रेसिप्रोकल लैटिस। ये एक न्यू टाइप का, मतलब एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल पॉइंट बनाया उन्होंने, और उस पॉइंट को जब उन्होंने देखा तो वो भी एक पूरे लैटिस के जैसे अरेंजमेंट में थे, तो इस पॉइंट को उन्होंने क्या बोल दिया कि दैट्स आर द लैटिस पॉइंट। ये एक्चुअल जो लैटिस है उसका हाइपोथेटिकल वर्जन लिया और उस जो पॉइंट अरेंजमेंट करके देखा, तो वो क्या निकला उनका, उसमें भी ये लैटिस पॉइंट कराएंगे, लेकिन ये वाला जो स्पेस में जो ये पॉइंट बने इसको उन्होंने बोला दैट्स आर को रेसिप्रोकल लैटिस। हमें एक लैटिस दोबारा मिला और इसको क्या बोला, रेसिप्रोकल लैटिस। लेकिन इसमें एक चीज क्या हुई कि पहले तो हमने बोला कि भाई जो पॉइंट है वो पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन वो रिप्रेजेंट करेंगे एक वेक्टर पॉइंट से, और वो पॉइंट उस पूरे पैरेलल जो सेट ऑफ प्लेन है उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगा, जो ये ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो ए वेक्टर जो हम वेक्टर पैरेलल प्लेन के खींच रहे हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, तो एक लिख लो कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जो हमने वेक्टर प्लॉट किया था परपेंडिकुलर प्लेन के, वो रेसिप्रोकल होगा किसके, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के। जो लैटिस पॉइंट देखो, जो इसकी स्पेसिंग डी है ना, एक पॉइंट एक प्लेन, जैसे ये प्लेन है इसके बीच की डिस्टेंस डी होगी, वो सबके लिए बराबर होगी, ये भी डी होगी। ऐसे ही अगर मैं ये खड़ा प्लेन, ये वाला प्लेन खींच लूं तो इसके बीच की डिस्टेंस भी डी होगी, ऐसे ही वाले प्लेन के लिए भी इसके बीच की डिस्टेंस डी होगी, क्योंकि वो तो सबके लिए सेम होती है, क्योंकि लैटिस क्या होता है, लैटिस क्या होता है, एक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट होता है स्पेस में, तो उसकी स्पेसिंग होगी। तो रेसिप्रोकल लैटिस के जो पॉइंट आए, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो उन्होंने क्या बोला, जब वो मैं मैग्नीट्यूड को एच से डिनोट करूं या ए से डिनोट करूं, सपोज ए से डिनोट करूं, तो जो इसका मैग्नीट्यूड, या एम से डिनोट कर लेता हूं, जो इसका मैग्नीट्यूड है एम, वो किसके रेसिप्रोकल होगा, जो हमारा एक्चुअल लैटिस है उसके इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल होगा। मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन रेसिप्रोकल इज रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द एक्चुअल लैटिस। उस एक्चुअल लैटिस की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसका रेसिप्रोकल होगा रेसिप्रोकल लैटिस का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वो हमेशा कहाँ होगा, डायरेक्शन टू द नॉर्मल टू द प्लेन। तो जो प्लेन है उसकी डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल मतलब वो जो वेक्टर हमने प्लॉट किया, कहीं जो नॉर्मल लिखा होगा, कहीं जो वेक्टर लिखा होगा, इसको नॉर्मल टू द मतलब बोल सकते हैं परपेंडिकुलर जो खींचा वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल या वेक्टर, तो दोनों इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया, जो ये सेट ऑफ पॉइंट आया, ये भी क्या है, पूरा एक इमेजिनरी स्पेस है जिसे हम रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं। और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ऑफ क्रिस्टल का, ये जो अलग अलग जो पॉइंट शो हो रहे हैं, ये रेसिप्रोकल लैटिस कहलाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकल लैटिस कैसे बना, क्यों इसकी जरूरत पड़ी।
क्योंकि हम नंबर ऑफ प्लेन्स को स्टडी एक साथ नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स होता, तो उसको और शॉर्टर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, हर एक प्लेन को एक पॉइंट अज्यूम कर दिया और वो पॉइंट उस पूरे सेट ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता था, और उस पॉइंट को मिला के उन्होंने एक लैटिस बनाया, जिस लैटिस को उन्होंने रेसिप्रोकल लैटिस बोला, देन उसकी स्टडी करी। और उसमें मैंने आपको बता दिया रेसिप्रोकल मतलब जहां भी जो टर्म आएगा उसका 1/, उसका अपोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल हो गया, तो मतलब 1/d हो गया, ठीक है। रेसिप्रोकल का तो वर्ड ही वही है कि उसका जैसे अगर लेंथ होगी, सपोज लेंथ अगर उसकी दो एटम के बीच की जो लैटिस पैरामीटर था वो अगर a था, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल लैटिस में वो हो जाएगा 1/a। तो जो डायमेंशन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर की लेंथ a थी, तो वो रेसिप्रोकल के कैंसिल वेक्टर की डायमेंशन जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/a हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब इसमें भी हम तीनों मेन हमारे, हम हर बार सॉलिड स्टेट में सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी, इसके बारे में हम हर एक स्टडी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी अब पहली स्टडी आती है कि सिंपल क्यूबिक, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, सिंपल क्यूबिक के लिए रेसिप्रोकल लैटिस, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए या लैटिस सिस्टम के लिए रेसिप्रोकल लैटिस, कि सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस कैसे होता है। अब देखो इसमें भी पूरी डेरिवेशन आएगी, बट मैं डेरिवेशन नहीं, लास्ट में आपको फॉर्मूला बता दूंगा कि क्या होगा, लेकिन मैं पहले आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा देता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। अब देखो ये हमने एक्सेस सिस्टम लिया, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये जेड हो गया। अब मैंने इसमें हमारा एटम ओरिजिन पे रख के बना दिया, ओरिजिन 0 है, मैंने ये एटम रख दिया, ये हमारा एटम हो गया सिंपल क्यूबिक का। इसमें एटम कोने पे होंगे, आप लोगों को पता ही है कोने कोने में होंगे, सिंपल क्यूबिक की बात हो रही है। अब ये सॉरी ये इस एक्सेस पे आएगा, ठीक है, ये थोड़ा गलत बना दिया, इस एक्सेस पे आएगा, ये जेड एक्सेस ये वाली हो जाएगी। तो ये हमारा ओरिजिन पे हो गया। अब इसके पोजीशन वेक्टर तो मैंने बता दिया कि ये एक्स डायरेक्शन में ए वेक्टर, बी डायरेक्शन में बी वेक्टर, सी डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में सी वेक्टर, ठीक है। और इसकी जो इन वो इसका जो लैटिस कांस्टेंट ए है, जो दो एटम के बीच की डिस्टेंस है, वो मैंने ए लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मैंने क्या लिखा, अब देखो, अब मैं अगर ए वेक्टर की वैल्यू लिखूं, तो मैं ए वेक्टर की वैल्यू क्या लिखूंगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर की बात आ रही है, पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं ए वेक्टर की बात लिखूं तो उसको मैं क्या लिखूंगा, ए एक्स कैप। अब देखो एक्स क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ये ए वाला वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, तो ये किसको किसको डिनोट कर रहा है, एक्स कैप, एक्स एक्सेस को मतलब डिनोट कर रहा है। तो इसको यहाँ पे ऐसे समझ लो, एक्स क्या है इसकी, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, किसको कर रहा है, डायरेक्शन को। और जो ए है, ए इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब जो वो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस कवर करे, जो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है वो भी तो ए है, क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक है, ये डिस्टेंस भी ए होगी, ऐसी ये वाली डिस्टेंस भी ए होगी, ये वाली भी ए होगी, ये वाली भी ए होगी, ठीक है। और एक्चुअल में ये डिस्टेंस क्या है, क्योंकि हमने जब पढ़ा, हमने पढ़ा कि एटम एक्चुअल में क्लोज पैक्ड रहते हैं, और दो नियर बाय एटम के बीच की डिस्टेंस हम इसको ए ही तो लिखते थे, ये क्या होती थी हमारा लैटिस कांस्टेंट, यही तो होता था, ये हमारा लैटिस कांस्टेंट होता था, तो ये वो ए है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है, जो डिस्टेंस को दिखा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर आ गया, ए वेक्टर को हमने बता दिया, सिंपली हम बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस तो सेम रहेगी ए, पर ये डायरेक्शन किस में है, वाई डायरेक्शन में। ऐसे ही हमारा सी वेक्टर किसको बोलेगा, ए, ये जेड डायरेक्शन को जेड कैप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा, हमने कल पढ़ा था कि इस सेल का वॉल्यूम कितना होगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम वी कैसे लिखा था ना, वी इज इक्वल टू ए क्यूब होता है ना। हमारा जो सिंपल क्यूबिक मतलब जो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालते हैं हम, तो क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वी इज इक्वल टू हम ए क्यूब रखते हैं, फिर उसकी वैल्यू रखते हैं। तो जब हम आगे इस डेरिवेशन को प्लॉट करेंगे, ये वैल्यूज रखेंगे, तो लास्ट में मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता हूँ, क्योंकि देखो हमने अभी क्या बताया कि ये तो हमारा रियल स्पेस में वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल लैटिस पॉइंट है, इस पे एटम है। बट रेसिप्रोकल में हम क्या करेंगे, प्लेन का एक पॉइंट डिनोट करेंगे, हर एक प्लेन का, जैसे ये एक प्लेन है, अपर प्लेन है, इसको हमने डिफाइन कर दिया किसी एक पॉइंट पे। ऐसे ही ये वाला प्लेन है नीचे वाला, इसको भी हम कहीं पे पॉइंट पे डिफाइन करेंगे। ऐसे ही फ्रंट प्लेन है, इस प्लेन को भी हम किसी पॉइंट पे डिफाइन करेंगे, जो पूरे सेट ऑफ प्लेन को आइडेंटिफाई। ऐसे पीछे वाले को अगर लेंगे, इसको भी किसी पॉइंट पे करेंगे, नीचे वाले बॉटम वाले को लेंगे, इसको भी किसी पॉइंट पे डिफाइन करेंगे, और लास्ट वाला पीछे वाले को रखेंगे, उसको भी कहीं पॉइंट पे। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, जो ये पॉइंट होंगे ये हमारे क्या होंगे, रेसिप्रोकल लैटिस होंगे, ये पॉइंट हमारे क्या होंगे, रेसिप्रोकल लैटिस होंगे। तो अब इसके लिए क्या होगा, तो जब ये रेसिप्रोकल लैटिस होगा, तो इसके भी तो डायरेक्शन होंगे, इसके भी तो पोजीशन वेक्टर होंगे। उस पोजीशन वेक्टर को हम, जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल ए बी सी से डिनोट किया था,
तो रेसिप्रोकल के सेंस में हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से डिनोट। हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से। तो एबीसी क्या है, एबीसी आर द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर पॉइंट, वो वेक्टर पॉइंट है रेसिप्रोकल लैटिस के। अब इसकी वैल्यू क्या, अगर आप इस डेरिवेशन को जब फॉलो पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलती है ए की, आप उसको बी के सेंस में भी लिखते हैं, सी के भी। तो मैं वही वैल्यू आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला होता है आपका ए वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल ए वेक्टर, पहले यहाँ पे सॉरी इसको काट देते हैं, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। बस एक याद रखना है, ए के सेंस में बाई में ए रहेगा, बाकी मल्टीप्लाई में बी क्रॉस सी रहेगा दोनों के नीचे, बस डिनोमिनेटर। ऐसे बी के केस में क्या हो जाएगा, 2 पाई ए बी सी की जो पे क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी का है तो स्मॉल बी नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ऐसे ही सी के केस में क्या हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा आपका 2 पाई, क्या बचा सी के केस में, बस ए बचा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई यहाँ पे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये क्या इक्वेशन आ गई, ये आ गई आपके किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, जो हमारे पहले मेन तीन जो ट्रांजिशनल रेसिप्रोकल वेक्टर निकलते थे, ये उसकी वैल्यू आ गई ए बी और सी की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हम अगर सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं अगेन, ये हमारा क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें एटम कोने में है, तो इसके हमने जो प्लेन से हमने इसको आइडेंटिफाई पॉइंट बना दिए पीछे। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने एक्स कैप वाई कैप जेड कैप ले रखा है, ए की वैल्यू। अब देखो, अब हम ए बी सी की जो वैल्यू है, अगर हम उसको इस फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू के लिए डालेंगे, ठीक है, हमारे पास ए बी सी की वैल्यू क्या रखी है, वहां पे ए की वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, हमारे पास ए बी सी की वैल्यू क्या है, हमारे पास शुरू में जो हमारे लेटिस पॉइंट में वैल्यू थी, ए वेक्टर की वैल्यू थी हमारे पास ए एक्स कैप, बी की वैल्यू थी हमारे पास ए वाई कैप, और सी वेक्टर की वैल्यू थी हमारे पास ए जेड कैप, ठीक है, बी वेक्टर की। अब ए बी सी की वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में, तीनों फॉर्मूले ए बी सी के लिए डालेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको तो पता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, तो आपका आता होगा। अब देखो, अगर मैं यहीं पे लिखूं, अगर हम वाई कैप क्रॉस जेड कैप करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स कैप मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो जनरल आपको पता होना चाहिए। और अगर हम वाई कैप क्रॉस वाई कैप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू 1 मिलेगी। ये तो आपको इतना तो आता ही होगा, ये तो बेसिक आप पढ़ते हैं स्केलर वेक्टर में, जब आप ये मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको मैंने वैल्यू बता दी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है। अब इस वैल्यू को अगर मैं ए बी सी जो हमारे रेसिप्रोकल ट्रांजिशन वो लेटिस के जो वेक्टर है पॉइंट निकालने के लिए उसमें डालूंगा, तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, हमें ए वेक्टर की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 पाई ए एक्स कैप, बी की वैल्यू, बी वेक्टर की वैल्यू मिलेगी 2 पाई बाई ए वाई कैप, और सी वेक्टर की वैल्यू मिलेगी हमारे पास 2 पाई बाई ए जेड कैप। ठीक है, तो एक जो हमारा सिंपल क्यूबिक का जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है, अब ये क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने आपको क्या बोला था, रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखो, अब अगर हम शुरू में जाएं तो हमने देखो, ये हमारा मेन एक्चुअल वो था, ये हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल था, और इसके एक्चुअल जो वेक्टर थे वो क्या थे, ए इज इक्वल टू ए एक्स कैप, बी इज इक्वल बी वेक्टर ए वाई कैप, सी वेक्टर इज इक्वल ए जेड कैप। रेसिप्रोकल में क्या हो गया, देखो लास्ट में ए अब बाई में चला गया, रेसिप्रोकल में चला गया, चला गया नहीं चला गया, 1 बाई ए हो गया, ए का 1 बाई हो गया और इसके साथ 2 पाई लग गया। तो अब ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि जो वो पॉइंट बने थे हमारे एक्चुअल, जो हमारा लेटिस था सिंपल क्यूबिक का, उसके जब प्लेन्स को लेके जो हमने पॉइंट बनाए, जो पॉइंट बने होंगे, अगर हम उस पे जो दोबारा से वो रेसिप्रोकल लेटिस बनाए कुछ, वो भी ऐसी बनेगा। ठीक है ना, तो वो लेटिस भी सेम है, बस उसका जो यहाँ पे हमारे जो एक्चुअल लेटिस पॉइंट की डायरेक्ट, थोड़ा मैं साफ बना देता हूँ आपको समझने के लिए, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। थोड़ा बड़े से बना देता हूँ, ये हमारा एक्चुअल सिंपल क्यूबिक का क्रिस्टल स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर, इसकी हमारे पास कितनी, वो हमारा लेटेस्ट कांस्टेंट क्या था, ए, मतलब इसकी बीच की डिस्टेंस क्या थी, ए थी हर एक साइड से। अब हमने जब हर एक प्लेन का जो पॉइंट बनाया, तो इसने एक क्या बनाया, यहाँ पे एक रेसिप्रोकल लेटिस और बनाया,
एक ऐसी रेसिप्रोकल लैटिस बनाया, ठीक है, ये लैटिस पॉइंट हो गया। तो इसका जो ये ए था, ये इसकी जगह पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बस 2 पाई बाई ए हो गई। ए से कितनी हो गई, चेंज हो गई 2 पाई, ये कितनी हो गई 2 पाई बाई ए हो गई। मींस क्या बता रहे हैं कि जो एक सिंपल क्यूबिक का जो रेसिप्रोकल लैटिस है, ये रेसिप्रोकल लैटिस है ये वाला, तो जो सिंपल क्यूबिक का जो रेसिप्रोकल लैटिस भी एक क्या होता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस ही होता है, बस उसका जो लैटिस कांस्टेंट है वो क्या हो गया 2 पाई बाई ए हो गया। एक्चुअल में बना वो एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ही रेसिप्रोकल में भी, बस उसके क्या हो गया लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू में चेंजेस आ गए। ठीक है ना, तो ये हमारा था रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमने यहाँ तक पढ़ दिया। और कल हम फिर, आज टाइम भी काफी हो ही गया हमारा, आज कवर नहीं होगा अगला टॉपिक। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल एंड रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ आपका फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। तो ये आज तक का आपका अभी तक का कवर हो गया। और इसमें आपको मतलब डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको मीन्स मेन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फॉर्मूला क्या होगा, और रेसिप्रोकल में भी घबराने की जरूरत नहीं है, रेसिप्रोकल बहुत सिंपल टॉपिक है। बस आपको याद रखने कि हम हर एक सेट ऑफ पॉइंट प्लेन्स को एक पॉइंट से हम आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं, एक स्पेस में, एक इमेजिनरी स्पेस में, और जो वो पॉइंट है, वो जो लेटिस पॉइंट हमें मिल रहा है उसको हम रेसिप्रोकल बोल रहे हैं। और रेसिप्रोकल का मीन्स ही पता है, रेसिप्रोकल जैसे लेंथ है, लेंथ ए का क्या हो जाएगा 1 बाई हो जाएगा। तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उसका 1 अपॉन उसका मैग्नी उसकी लेंथ का हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे मिलर इंडाइसेस की जो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बाई मिलर, वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के डी के। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और जो मैंने आपको सिंपल सिंपल वो आगे बताया एफसीसी बीसीसी और एससी का, जो निकालने का था कि अगर प्लेन पूछेगा तो ये एक्सआरडी को मतलब क्रिस्टल का ये डिफ्रैक्शन देंगे नहीं देंगे, तो उसका जो मैंने चार्ट बताया, इसको चार्ट को आप बना लेना यहाँ पे, ये वाला, कि एफसीसी के केस में आपको मिक्स्ड वैल्यू नहीं लेनी है, मिक्स्ड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अनमिक्स्ड होनी चाहिए, या तो प्रॉपर इवन होनी चाहिए या प्रॉपर ऑड होनी चाहिए। एससी के केस में आपके मिरर इंडेक्स से कोई भी वैल्यू होगी वो डिफ्रैक्शन देगा ही देगा। बीसीसी के केस में सिर्फ जब हम मिलर इंडाइसेस को ऐड करेंगे, तीनों वैल्यू को जोड़ेंगे, तो हमारे पास इवन वैल्यू आएगी अगर, तभी जाके वो जो प्लेन है हमारा मिलर इंडाइसेस का जो प्लेन है वो डिफ्लेक्शन देगा। अगर वो ऑड आ गई ऐड करने पे तो वो नहीं देगा। और एफसीसी के केस में हमारे पास सारी वैल्यू एक ही होनी चाहिए। तो ये आज का टॉपिक था, आप इसके नोट्स कंप्लीट कर लेना, और इसके जो क्वेश्चन है आप विद इन 5-10 सेकंड में सीधा गैस करके आंसर लगा सकते हो। मैंने इसलिए इजी ट्रिक में बता रखा कि आप डायरेक्ट समझ लें। तो ये आज का यहाँ तक का लेसन था, तो होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। बच्चे कितने हैं क्लास में? 3।